कोविड था उसका प्रारंभ हुआ एक हेल्थ क्राइसिस के रूप में, स्वास्थ्य की समस्या, और थोड़े दिनों बाद ब्रूटल जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका ने कहा साहब आपको हम वैक्सीन देंगे लेकिन आप हमको एक मिलिट्री बेस दें। आई एम मेकिंग अ वेरी सब्सटेंटिव स्टेटमेंट। द सिंगुलैरिटी ऑफ अमेरिकन हेजेमनी इज बीइंग चैलेंज्ड लाइक नेवर बिफोर। यूक्रेन, उनको पता था, सारी फोर्सेस थी, बट पुतिन को नहीं रोक पाए। मैंने तो नहीं देखा कम से कम पिछले 30 साल में हूथीज और हिजबुल्ला उनकी ये हिम्मत हो कि वो अमेरिकन को टारगेट करें। यूक्रेन आर्मी टू फ्यूल इट्स लॉजिस्टिक नीड्स was placing orders on Amazon. Amazon was doing delivery in Ukraine. The conclusion now seems to be that Ukraine has lost. भाई AI की जो क्षमताएं हैं वो मिलिट्री से आ ही नहीं सकती हैं। China has got 238 large language models. Damn. लेबॉरेटरी यूक्रेन में, वहाँ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और ये देखा कि भाई ये ड्रोन्स जो हैं ये आयरन डोम को कैसे पेनिट्रेट करेंगे। और 7 अक्टूबर को 5000 राउंड्स 25 मिनट में डोकलम हुआ बालाकोट। तो मुश्किल हो जाता है कि भाई जो हम पूरी तवज्जो है उसको हम चीन पे केंद्रित करें। बट टुडे आप देखिए पाकिस्तान इज द पेस्ट, चाइना इज द थ्रेट, वर्ल्ड इज ऑन द एज। वो पाउडर केक की आपने बात की थी। सर युद्ध का की जो श्रृंखला है ये अनंतहीन है। व्हाट इज इट? अनएंडिंग। आइंस्टाइन की आईक्यू वाज 160, चैट जीपीटी 4 की आईक्यू इज 155, चैट जीपीटी 6 2 साल में इट्स आईक्यू विल बी 10 टाइम्स 1550। हेलो, वी आर बैक विद अ न्यू एपिसोड। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और यह है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस इंट्रो को मैं बहुत शॉर्ट रखूंगा बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी से बात करने की, और इस एपिसोड में हमने बात की है भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, मिलिट्री सिविल फ्यूजन के बारे में। हमने जाना कि चाइना किस तरह से मिलिट्री सिविल फ्यूजन का इस्तेमाल करता है, किस तरह से भारत इसे यूज कर सकता है, एंड आने वाले 50 साल भारत के लिए किस तरह से गुजरने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी को पीवीएसएम, वाईएसएम, एसएम और एडीसी से सम्मानित किया गया है। ही रिटायर्ड एज द जनरल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी, और उन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया था एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग कमांड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज वी ब्रिंग यू अ न्यू एपिसोड एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे एट 5 PM। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। जब से मैंने आपके बारे में जाना है, मैंने आपके कुछ टॉक्स देखे थे, स्मिता प्रकाश जी के साथ पॉडकास्ट भी देखा। मैं चाहता था कि आप शो पे आए, हम आपके साथ में काफ़ी सारी बातें करेंगे, काफ़ी सारे पॉडकास्ट प्लान किए हैं। आज का ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट इंडिया चाइना इशू पे है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे है। तो सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। तो थैंक यू जयेश, आपने मुझे अपने शो आवारा मुसाफिर में आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत आभार। और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। या सर, जब हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं तो हम बहुत सालों से हमारे रिलेशंस कुछ खास नहीं रहे, जबकि दोनों भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस है। काफ़ी टाइम से हमारे बीच में एक टसल चालू है, और इन द रीसेंट ईयर्स हमने देखा है कि वो टसल बढ़ते ही जा रहा है, उसका रुकने का कोई नामो निशान भी नहीं है। इस वक्त क्या सिचुएशन है, अगर आप वो बता सको लोगों को कि भारत और चाइना के बीच में फिलहाल क्या इश्यूज है या क्या रिलेशंस है? आज हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स वील कम टू दिस, बट उससे पहले कुछ 5-10 मिनट लगाते हैं। हाँ। जो जियोपॉलिटिक्स है, ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि टुडे चाइना इज ड्राइविंग जियोपॉलिटिक्स। तो अगर चाइना को समझना है तो जो हमारी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति जिसे आते हैं, उसको समझना। और जैसे हम बात करेंगे तो शायद निकल के आए कि जो भू राजनीति है एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और एक भयानक दौर से गुजर रही है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, द वर्ल्ड सीम्स टू बी ऑन एन एज, इट इज़ ऑन अ पाउडर केग। और मैं आपको बताऊं क्यों। एक अमरीकी विशेषज्ञ हैं बड़े प्रसिद्ध, वॉल्टर रसल मीड। उनका ये कहना था या कहना है, वो कहते हैं 2014 में जो विश्व जो है उसने इट एंटर्ड द प्री वॉर ईरा। ओके, मतलब युद्ध से पहले वाला जो दौर है उसमें उसने प्रवेश किया। एक यहाँ इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें विश्व भर के आर्मी चीफ्स आए थे। तो एक बड़े अच्छे
ब्रिटिश आर्मी चीफ हैं, उनका कभी मौका मिले तो आप पॉडकास्ट कीजिएगा, जनरल पैट्रिक सैंडर्स, ही इज़ ब्रिलियंट। तो उनसे जब बात हो रही थी वो कह रहे हैं प्री वॉर नहीं, यू आर द वॉर जनरेशन, शायद हम नहीं बट यू आर द वॉर जनरेशन। और मतलब हम और आप युद्ध वाली पीढ़ी हैं। अब ये कहना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3-4 साल पहले तो भारत में बात हो रही थी कि भाई युद्ध अभी नहीं होगा और युद्ध का समय निकल गया है। और अब आप देखिए ये जो सैन्य संघर्ष हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनकी जो श्रृंखला है, देखिए मैं आपको गिनाता हूँ, जॉर्जिया, राइट, क्रीमिया, लीबिया, सीरिया, नगार्नो कराबाख, कोसोवो, इराक, अफगानिस्तान, जहाँ द माइटी अमेरिका की शर्मनाक हार हुई। और यूरोप अपने को खुशहाल और समृद्ध जगह मानता था। वहाँ आप जाएं तो चर्चा ये होती थी कि देखो युद्ध यहाँ ख़त्म हो गए, युद्ध अफ्रीका में होते हैं और मध्य एशिया, वेस्ट एशिया में, हमारे यहाँ युद्ध नहीं होगा। लुक एट दैट टुडे यूरोप। और किस प्रकार का युद्ध, टेरिटोरियल वॉर, और किस प्रकार का वर्ल्ड वॉर 1, राइट, फ्रेंच वॉरफेयर। तो जहाँ एक तरफ अनुमान ये था और विशेषज्ञों का कि भाई युद्ध समाप्त हो गए हैं, अभी आप देखिए कि मतलब क्या हाल है। और तकरीबन 2 साल होने का आए हैं और शांति कहीं दिखती नहीं है नज़दीक। जेक सलिवन जो हैं अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, 7 अक्टूबर से एक हफ्ते पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बाकी जगह कुछ परेशानियां हैं, ताइवान में, यूरोप में, बट वेस्ट एशिया संभल गया है। ओके। और देखिए क्या हुआ 7 अक्टूबर को। जेक सलिवन, यू कैन, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड। और हमला हुआ और इजराइल टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर, आईडीएफ एक ऐसा प्रोफेशनल फोर्स है जिसका सब आदर करते हैं, और उसको हमास ने आश्चर्यचकित कर दिया। ताइवान में बड़े खतरे हैं, बिल्कुल। हम आप रोज वहाँ एक जहाज जाता है, एरियल इंट्रूजन्स, ब्लॉकेडिंग। 2024 अगले साल देखिए, भारत में चुनाव है, ताइवान में चुनाव है और अमेरिका में चुनाव है। सो कैन दे बी डिस्ट्रैक्शंस? मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगा, क्या खेला हो सकता है। 1992 में अमेरिकी राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। मतलब घूम फिर के उनका ये कहना था कि भाई आर्थिक शक्ति जो है बस वही मायने रखती है। अभी मेरा ऐसा प्रतीक हो रहा है दैट इट इज नेशनल सिक्योरिटी स्टूपिड, राइट। और इस पे हम बात कर सकते हैं। यू सी द सी चेंज। सो वॉल्टर मीड वाज, आई वुड से, वेरी प्रेसिएंट। बिल्कुल उनका सही अनुमान था जब उन्होंने कहा प्री वॉर। और जब पैट्रिक सैंडर्स कहते हैं कि साहब इट इज़ द वॉर जनरेशन, और देखिए कैसे युद्ध नज़दीक आता जा रहा है। यूरोप, वेस्ट एशिया, ताइवान, एलएसी में क्या हुआ, गलवान, देखिए किस तरह से युद्ध हो रहे हैं। जो हमारा कोविड था उसका प्रारंभ हुआ एक हेल्थ क्राइसिस के रूप में, स्वास्थ्य की समस्या, और थोड़े दिनों बाद ब्रूटल जियोपॉलिटिक्स। आप देखिए ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी, एलएसी। इस दौर के अंदर मतलब बात ये हो रही थी, अमेरिका ने कहा साहब आपको हम वैक्सीन देंगे लेकिन आप हमको एक मिलिट्री बेस दें। तो अभी ये जो पहले हम ये जो धारणाएं थी वॉर और पीस, इकोनॉमी, ये सब हेल्थ, what began as a health crisis ended up as a national security event. तो आप ये देखिए जो मिश्रण हो रहा है, जो लीवर्स ऑफ पावर का, इस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आप देखें कि बड़े सालों से हमने ये मान रखा था कि साहब अमेरिका को कोई नहीं छू सकता। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि जो अमेरिकी वर्चस्व है उसको गंभीर रूप से ललकारा जा रहा है। I'm making a very substantive statement. Yeah. The singularity of American hegemony is being challenged like never before. Right. अब मैं आपको बताता हूँ कुछ उदाहरणों के साथ। देखिए अमेरिकी जो निवारण शक्ति है, जिसे डेटरेंस कहते हैं, वो किस तरह से विफल हो रही है, हाउ इट इज़ फेलिंग। यूक्रेन, उनको पता था, सारी फोर्सेस थी, बट पुतिन को नहीं रोक पाए।
वेस्ट एशिया में कभी आप, मैंने तो नहीं देखा कम से कम पिछले 30 साल में कि ईरान और उनके जो दस्ते हैं, ये हूथीज और हिजबुल्ला, उनकी ये हिम्मत हो कि वो अमेरिकन को टारगेट करें मिसाइल्स के दौरान। अगर वो उनकी शिप्स ना होती और इंटरसेप्ट ना करती तो इट इज़ ऑन एन एज, पाउडर केग। अगर अमेरिकन बेसिस पे कुछ हो गया तो मतलब जो लोग बात कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, वो कभी कभी लगता है एग्जैजरेशन है, बट वी कुड बी वेरी क्लोज टू इट। तो यूक्रेन, वेस्ट एशिया, ताइवान में देखिए अमरीकी जो सैन्य क्षमता है उस पर सवालिया निशान है। जो ये चाइना ने ना अपना ये जो रॉकेट फोर्स तैयार किया है और A2AD बड़ा, जो उनके CNC हैं पेकॉम के, एडमिरल पेपारो, अमरीकी CNC, वो कहते हैं ये जो रॉकेट फोर्स के जो बेसिस हैं DF-17, DF-21, दे हैव ऑल्टर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेवल वॉरफेयर। 1996 में चाइना ने गर्माहट दिखाई ताइवान के सिलसिले में। बिल क्लिंटन साहब ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर देखा, भेजा और एकदम से नरम पड़ गए, चीन नरम पड़ गया। अभी धारणा ये है कि अगर ताइवान में क्राइसिस हुई तो 1 या 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स मारे जाएंगे। तो अगर मैं आपको सरल कहूँ, शायद अमेरिका में अभी हिम्मत नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेजने के लिए फर्स्ट आइलैंड चेन में। और क्यों? उनका A2AD, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, उस इलाके में $1 बिलियन अपग्रेड्स हो रहे हैं मिसाइल डिफेंसेस में, ये थार्ड के और एजीज के। तो एक, इन वन वे नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी एक्साइटिंग एंड इन वन वे इट इज़ बिकमिंग एक्सट्रीमली डेंजरस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब देखिए दिस सिंगुलैरिटी ऑफ अमेरिकन है जी, हमने जो कहा ना वो जो वर्चस्व है उसको ललकारा जा रहा है। राइट। तो एक ये चीज़ है। अब देखिए इसके जो राजनीतिक निष्कर्ष हैं क्या है। जो अमेरिकन पावर प्रोजेक्शन है वेस्टर्न पैसिफिक में, उसका, या जिसे हम हिंदी में शायद कहते हैं शक्ति प्रक्षेपण, पावर प्रोजेक्शन, उस पर सवालिया निशान है। चीन कह रहा है आप यहाँ आके दिखाओ, आप पैसिफिक के अपने हिस्से पे रहो, यहाँ आने की ज़रूरत मत करना, नहीं तो मुश्किल होगी। राइट। अमरीकी जो इसके फलस्वरूप जो अमरीकी गठबंधन में जिनके जो साथी हैं, जापान, साउथ कोरिया खासकर, वो दबी ज़बान में ये मतलब कह रहे हैं कि भाई अब क्या अमेरिका पे एतबार किया जा सकता है। सो मैं ढलता हुआ एतबार और बढ़ती दरारें अलायंसेस में। राइट। अगर अमेरिका के सुरक्षा के दायरे में ताइवान सुरक्षित नहीं है तो जापान और साउथ कोरिया पे देखिए क्या होगा। और चाइना यही कर रहा है धीरे धीरे, जैसे उसने साउथ चाइना सी में किया। रोज़ 20 जहाज, 70 जहाज जब रोज़ जाते हैं, ताइवानी लोग सोचते हैं अरे कौन मुसीबत मोल ले, चलिए इनके साथ मिल ही जाते हैं। अब ये देखिए, ये इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ऑन वन डे, बट दे आर वेरी डेंजरस साइंस एंड वन डे यू माइट हैव अ हेडलाइन। देखिए जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, सैन्य औद्योगिक परिसर जिसे कहते हैं ना, सैन्य औद्योगिक परिसर, मिलिट्री इंडस्ट्रियल, अमेरिका का लगातार कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है। एक रिपोर्ट लीक हुई थी, या तो पब्लिक नॉलेज में है ये, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई अगर ताइवान में युद्ध हुआ तो अमेरिका के पास 5 से 7 दिन का भी मिसाइल्स और म्यूनिशंस नहीं है। और ये है माइटी अमेरिका, जिसको रूजवेल्ट कहते थे आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब हम डेमोक्रेसी की सुरक्षा करेंगे मिलिट्री मींस से। नौसेना का आकार देख लीजिए, जब से मैं आया हूँ, मतलब इन माय प्रोफेशनल नेशनल सिक्योरिटी, भाई तो अमेरिकन नेवी देखिए उनके प्रिंसिपल क्या है। $950 बिलियन डिफेंस जो रक्षा क्षेत्र में खर्चा है उनका, 800 बेसिस, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर। हम दुनिया भर में घूमेंगे, जिसको आना है हमसे टक्कर ले। और एक बार आपने ऐसा अपना एक क्या कहते हैं जाल फैला दिया, उसके नीचे सारी इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी। सो इट इज़ ऑल देयर पावर, मच ऑफ इट इज़ अंडरगिरेड बाय देयर मिलिट्री पावर। उसके देखिए क्या हाल है। 2025 में अमरीकी ये कह रहे हैं कि उनके पास जो शिप्स हैं उनकी संख्या होगी 295, 295। चीन की क्या होगी?
400। चीन ने अपनी नेवी की स्थापना की 1950 में एक आर्मी ऑफिसर और 4 सार्जेंट से, वहां से आज और 400। देखिए कहाँ पहुंच गए वो, 400 295। राइट। अच्छा एक और चीज़ देखिए आप, जो अमेरिकी जो सैन्य ढांचा है उसके बारे में हमने बात की थी, तो मूल प्रश्न ये उठ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार के निवेश का फायदा ही क्या है। $950 बिलियन, 800 बेसिस, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अगर विश्व भर में अभी आपको घूमने की आज़ादी नहीं, और जहाँ आप घूम रहे हैं आप हार रहे हैं, यूक्रेन, वेस्ट एशिया में मुश्किलें हैं, ताइवान। तो अमरीकी जो शक्ति की बुनियाद है, ऑफ कोर्स इट इज़ इकोनॉमी स्टिल वेल्दी, अभी भी पैसा काफ़ी है, बट ये जो अमरीकी सैन्य शक्ति की बुनियाद है, इस पे सवालिया निशान है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ये बैलेंस ऑफ पावर। अमेरिका डजंट हैव द फ्रीडम टू रोम द ग्लोब, राइट। एंड इफ यू डोंट हैव फ्रीडम टू रोम द ग्लोब, यू नो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस। एक और मैंने कहीं, मैं कल पढ़ रहा था, आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि 3 सालों से लगातार अमेरिकन आर्मी और उनके जो मरीन फोर्स हैं, उनकी जो भर्ती के लक्ष्य हैं, रिक्रूटिंग टारगेट्स, वो पूरे नहीं हुए हैं। अब ये तो मतलब वियतनाम जैसे, यू नो, और किसी एक अमरीकी विशेषज्ञ डैन ब्लूमेंथल, उसने बड़ा अच्छा कहा, मैंने कहा ना प्री वॉर वॉर, उन्होंने कहा वी आर इन द ईरा ऑफ वॉर येट वी आर नॉट एबल टू रिसोर्स आवर रिस्पॉन्सेज ऑन अ वॉर फुटिंग। ओके। ऑन अ वॉर फुटिंग, या मतलब जो युद्ध के दौर में तो हैं, बट कि जो युद्ध स्तर की जो तैयारियां हैं उसको करने में मुश्किल हो रही है। तो ये एक बड़ा संकट है। एक और समस्या देखिए अमेरिका के समक्ष। अच्छा, आप ये ना सोचिए कि मैं आज अमेरिका के पीछे पड़ा हूँ, उनकी अच्छी बातों के बारे में बात करेंगे। अमेरिकन डेट $33 बिलियन, ऋण उधार जिसे कहते हैं, डेट सर्विसिंग, ऋण वापसी हर साल $1 ट्रिलियन। अमेरिका का डिफेंस बजट $950 बिलियन। अमेरिकी इतिहास में पहली बार उनका डेट सर्विसिंग, ऋण वापसी का जो दर है वो डिफेंस बजट से ज़्यादा है। कभी नहीं हुआ है। मतलब ये गहरे संकट का संकेत है, क्योंकि अगर अमेरिकी सैन्य शक्ति को पुनर्जीवित करना है, इफ़ यू हैव टू यू नो पुट लाइफ बैक इनटू द अमेरिकन मिलिट्री, रीइनविगरेटेड, 400-295 की दूरी कम करनी है, पैसा ही नहीं है आपके पास, जो एक बहुत बड़ी बात है। और ये सबको अंदर पता है, और ये बातें जो हैं दबाई जा रही हैं अमेरिका के अंदर, मतलब दबी जुबानों में ये बातें हो रही हैं, बट चीन को नज़र आ रहा है ये सब। तो क्यों, मतलब हर दिन जो चीन की जो यू नो इट्स एग्रेसिवनेस, जो आक्रामक स्वर उसने अपना रखे हैं, इसीलिए तो हैं वो, बेबुनियाद तो है नहीं। तो गिरती हुई क्षमताएं और बढ़ती चुनौतियां। देखिए बढ़ती चुनौतियों क्या हैं, व्हाट आई कॉल डिक्लाइनिंग कैपेसिटीज, ग्रोइंग कमिटमेंट्स। अमेरिका के सिलसिले में अमरीकी रक्षा रणनीति जो है, अमेरिकन डिफेंस स्ट्रेटेजी पिछले साल, उससे पहले साल की आप पढ़ ले, वो स्पष्ट है। वो कहते हैं साहब चाइना इज़ द पेसिंग थ्रेट, मतलब चाइना से हमने निपटना है। चाइना से निपटना है तो जो हमारी सैन्य शक्ति है उसका जो उनका जो केंद्र बिंदु है वो इंडो पैसिफिक होनी चाहिए, राइट। बट शिद्दत से वो जो केंद्र सैन्य शक्ति है उसको वो इंडो पैसिफिक में ला नहीं पा रहा है। जो सैन्य शक्ति है वो बिखर रही है। आना चाहता था अमेरिका यहाँ, यूक्रेन में फंस गए, या तो पुतिन ने फंसाया, ये फंस गए। फिर आना चाहता था वेस्ट एशिया, देखिए उन्होंने क्या कहा, वेस्ट एशिया में हम शांति की बहाली कर देंगे, इसराइल और गल्फ अरब स्टेट्स के बीच में, पैलेस्टीन का मसला बाद में देखेंगे, और चलो चीन से साथ निपटते हैं। और वहाँ, और ये एक्चुअल अभी चुनौती है, क्योंकि भाई उनकी भी जो बजट्स हैं वो कहते हैं साहब, एक बड़ा अच्छा वहाँ विषय चल रहा है कि डज द डिफेंस ऑफ ताइवान रन थ्रू यूक्रेन। अगर हम यूक्रेन में ना जीत सके तो साहब कहेंगे फिर ताइवान में आपका क्या भरोसा है। तो ये अमेरिका के सामने ये जो है ना, ये और सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है इंडो पैसिफिक थिएटर, फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकेंड आइलैंड चेन, वहाँ की चीन की तुलना में अमरीकी सैन्य शक्ति जो है वो कमज़ोर लग रही है। और देखिए एक और सवाल, वहाँ डिस्कशन क्या हो रहा है, चर्चिल साहब ने कहा था उसको, दे आर रिपीटिंग इट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कहते हैं यू कैन आइदर फाइट 2 वॉर्स और विन 1। देखिए बड़ी समस्या है, या तो यूक्रेन में थोड़ा, इधर थोड़ा, या उधर से निकलो
और चीन से निपटूं। सो दीज आर व्हाट दे कॉल इंग्लिश में स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज, जैसे कहते हैं चैलेंजेस, अनसर्टेनिटीज, सामरिक अनसर्टेनिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? एनीवे चलिए, सो दीज आर द इश्यूज एंड जस्ट आई विल कंक्लूड, फिर आपका एक लास्ट पॉइंट। तो जो जैसे कहते हैं ना त्रासदी या विडंबना, द ट्रेजेडी और द आयरनी इज दिस, कि जो आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी वैल्यूज की सुरक्षा के लिए जो तंत्र बनाए थे, दैट इज नॉट इन वेरी गुड शेप, बट द आर्सेनल ऑफ ऑटोक्रेसी इज डूइंग फार बेटर। राइट। अमरीकी जो शस्त्रगार है, शस्त्रगार, उसका वो पतन के रुख में है, और चीनी जो शस्त्रगार है उसका उजाला हो रहा है। राइट। नाउ दिस इज दी जैसे कहते हैं दी सामरिक का संबंध, द स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा दैट जैसे मैंने अभी कहा था, इन एन एरा ऑफ वॉर यूएसए इज अनेबल टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑन अ वॉर फुटिंग। युद्ध के दौर में, आप चाहे प्री वॉर कह लें या और कह लें, युद्ध स्तर पर चुनौतियों से जो झुलझने की क्षमता है वो नहीं है। और उनकी घरेलू समस्याएं और हैं, ट्रम्प बाइडेन के झगड़े, ये वो, तो मुश्किल दौर से गुजर रहा है अमेरिका, और इसका पूरा ज्ञान है चीन को, इसलिए चीन के जो स्वर हैं आक्रामक हो रहे हैं, एंड दिस हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। एक इम्प्लीकेशन सबसे बड़ी ये है, हम कहते थे साहब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, अमेरिका शुड नॉट बी द ओनली पावर, गुड, वेरी गुड, पर कहीं ये ना हो जो चीन और यूएस के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, अगर उसमें अमेरिका का पतन होता है और चीन की विजय होती है, तो साहब यूनिपोलर वर्ल्ड तो नहीं होगा, कहीं आप यूनिपोलर एशिया में ना फंस जाएं। सो फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। सो जो चीन की समस्या है वो और भी गहराएगी। तो ये एक बात है। फिर दो हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी और उसमें क्या है। अभी आप देख लीजिए, अगर हम भू राजनीति की बात करते हैं तो हमारे सामने जो समस्याएं हैं वो आसानी से प्रकट। पहले इस पे बात करेंगे, आपका कोई सवाल हो तो। सर, व्हाट आई वांटेड टू नो इज कि ये जो चाइना और यूएस के बीच में एक जो युद्ध चल रहा है, इज दिस अ न्यू कोल्ड वॉर? यस, सो सी, जो प्योरिस्ट जिसे कहते हैं ना, दे आर वेरी रिलक्टेंट टू से, बट आई हैव नो डाउट दैट दिस इज अ न्यू कोल्ड वॉर। ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट कोल्ड वॉर। कैसे डिफरेंस है? इन द फर्स्ट कोल्ड वॉर एट इट्स पीक, सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी कभी 40-42% से ज़्यादा थी नहीं, परसेंटेज ऑफ द यूएस इकोनॉमी। टुडे इन पीपीपी टर्म्स चाइना की इकोनॉमी तो 100% से ज़्यादा है, नॉमिनल टर्म्स में 80-85% पहुंच गई। So that is one major reason. Of course, it's a different Cold War. If you ask me, in my view, Ukraine was the first hot war of the Cold War. Okay. Taiwan could be like the Cuban Missile Crisis. वो blockade, उस क्राइसिस में क्या था? वो क्राइसिस हुई थी यूएसए के नज़दीक, सोवियत यूनियन को जाना पड़ा था ब्लॉकेड फोड़ने के लिए या विफल करने के लिए। अभी ब्लॉकेड करेगा चाइना, अमेरिकी सैन्य शक्ति को आना पड़ेगा। किसकी मुश्किलें ज़्यादा हैं? अमेरिका। सो आई एम नॉट सेइंग, सी, अब एक बात मैं आप कह दूँ, मैंने काफ़ी अमेरिका के बारे में आज कहा है, अमेरिकी नाराज़ ना हो जाए कि अमेरिका इज़ अ कम बैक नेशन। बड़ी चुनौतियाँ ऐसे जापान के साथ भी हुई, सोवियत यूनियन की, अब भी मतलब इन वेल्थ टर्म्स इट इज़ फार ग्रेटर, उसका इनोवेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजीज। पर अभी भी अगर इन्होंने वॉर फुटिंग पे कुछ ना किया तो चीन का जो उदय है वो शायद पहले हो जाए। सर, मैं कल शायद न्यूज़ आई थी, वो पढ़ रहा था कि यूक्रेन से जो उनके फंड्स थे अमेरिका के, दे आर टेकिंग दोज फंड्स बैक। इसका क्या मतलब हो सकता है? अब टेकिंग दोज फंड्स बैक नहीं, मतलब देखिए, अब मेरे ख्याल से बात ये है, ये तो मैंने नहीं पढ़ा, बट द कंक्लूजन नाउ सीम्स टू बी दैट यूक्रेन हैज लॉस्ट। ओके। और नेटो सेक्रेटरी जनरल के भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए थे कि बी प्रिपेयर्ड फॉर सम बैड न्यूज़, मतलब कुछ बुरी खबरें। देखिए हुआ क्या, यही प्रॉब्लम डेमोक्रेसीज की है। पिछले साल जब मोमेंटम था यूक्रेन के पास, जब खर्सन हुआ, खार्किव हुआ, फिर आप कि वो डिबेट शुरू हो गई कि साहब एटैकम्स दें, कितने टैंक्स दें, फाइटर जेट्स दें,
और ये पूरा फायदा उठाया प्यूटन ने वहाँ जो अभी जो लाइन खड़ी की है ऑब्स्टिकल्स की, माइनफील्ड्स की, जो डिफेंसेस, अभी 3 लाख से ज़्यादा यूक्रेनियन सोल्जर्स की मारे गए हैं। राइट। एवरेज एज यूक्रेनियन आर्मी की अभी 50 हो गई है। द यूथ हैव बीन स्लॉटर्ड। और आपने साहब उनको काउंटर अटैक का, मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार काउंटर अटैक हुआ बिना एयर पावर के। इट वाज स्लॉटर। एंड चीन, अमेरिका, रूस ने अभी मोबिलाइजेशन किया पिछले हफ्ते दोबारा। तो ऑल द एडवांटेजेस आर विद रशिया। और यही प्रॉब्लम है डेमोक्रेसीज का कि भाई हम हिचकते रहते हैं। राइट। अगर लड़ाई लड़नी है तो खुल के लड़ो। मतलब 4 टैंक दे दिए, फिर उस पर झंझट, 8 टैंक दे दिए, फिर उस पर विवाद, फिर कांग्रेस में ये, कांग्रेस में वो। तो ये प्रॉब्लम और इसके पूरे फायदे उठा रहे हैं ये जो रशिया, चाइना। 2-3 चीज़ें मैं और कहना चाहूँगा। देखिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आजकल टेक्नोलॉजी हर चीज़, समय मिलेगा तो उस पर भी बात करेंगे। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू चेंज द नेचर ऑफ वॉरफेयर, द फ्यूचर वॉरफेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम। क्वांटम देखिए, क्वांटम सुप्रीमेसी जब आएगा, और कोई कहता है 5 साल साहब, कोई कहता है 8 साल, तो अब प्रॉब्लम जिसको सुलझाने के लिए 10,000 साल लगते थे, अब 200 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। समथिंग लाइक दैट। हाउ डज इट अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी? लुक एट, नेशनल सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन इंक्रिप्शन। नई समस्याएं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम ने उसका समावेश हुआ, तो देखिए क्या चुनौतियां होंगी। अब देखिए टेक्नोलॉजी की जो बात मैं कर रहा हूँ, एक शायद ORF की स्टडी है, और भी जगह ये बात सामने आई है कि जो 44 आधुनिक या नवीनतम जो टेक्नोलॉजीज़ हैं AI के अलावा, जैसे आप ले लें क्वांटम, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम, ग्रीन एनर्जी, कहते हैं दीज टेक्नोलॉजीज विल पावर ग्लोबलाइजेशन 2.0। जो ग्लोबलाइजेशन 2.0 है उसका जो फ्यूल है इससे आएगा। राइट। 44 टेक्नोलॉजीज में बढ़त किसके पास है? 37 में चीन के पास। AI को छोड़ के, AI में भी जो फंडामेंटल्स हैं USA के बड़े स्ट्रांग हैं, बट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है उसमें चीन आगे है। राइट। चीन 37 to 44 टेक्नोलॉजीज में। 2 डेटा पॉइंट्स मैं आपको और देता हूँ। ये किशोर महबूब बानी एक हैं स्ट्रैटेजिस्ट, उनको भी आप लाइए कभी अपने शो पे, बड़े मज़ेदार स्ट्रैटेजिस्ट। उनका ये कहना है, देखिए बड़ी अच्छी बात कहते हैं वो जो सिंगुलर चैलेंज टू अमेरिकन हेजेमनी है ना, वो कहते हैं इफ़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एवरेज चाइनीज़ माइंड, यानी औसतन जो चीनी नागरिक की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी, थिंकिंग पावर, अगर वो औसतन अमरीकी माइंड, एवरेज अमेरिकन माइंड की 25% भी हो गई, तो चाइना's GDP इन नॉमिनल टर्म्स विल बी लार्जर। राइट। अच्छा, हमारे लिए खुशखबरी, वो ये कहते हैं कि औसतन भारतीय की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी, अगर वो अमेरिका में जो भारतीय साथी हैं, आर इंडियन काउंटर पार्ट्स, उसकी 50% भी हो गई, तो इंडियाज GDP विल बी $25 ट्रिलियन। राइट। इसका मतलब ये है कि अगर हमने अपने इकोसिस्टम को सुधारा, तो जो भारत में भारतीय है आप जैसे, ही इज एज टैलेंटेड एज द अमेरिकन। और जब ये इकोसिस्टम सुधर रहे हैं, जो अब देखिए भारत में सुधार आ रहा है, ये जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है चीन में, भारत में, कोरिया में, ये अपने आप में एक चुनौती है। अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं। तो देखिए आप टेक्नोलॉजी ले लीजिए, मैंने आपको सैन्य शक्ति की बात की, ये प्रोडक्टिविटी की बात हुई। अमेरिका की वो जो सिंगुलर हेजेमनी थी, दे सेड दैट वी आर प्री एमिनेंट, वी विल नॉट लेट एनीवन कम नियर अस, वो दिन अब नहीं रहे। जो कोल्ड वॉर 2.0 की बात की, देखिए टेक्नोलॉजी में अच्छा 2 चीज़ें और थी, जिसे कहते हैं ना रिसर्च, इनोवेशन। ओके। भाई कहते थे डेमोक्रेसीज में इनोवेशन बहुत बढ़िया, सही बात है। AI की जो चैट GPT है वो ओपन माइंड से ही निकलेगी, वो जो अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम है। बट एक किताब है द इनोवेशन द न्यू प्ले बुक,
केजू विन, इनोवेशन जो चीन में हो रहा है, इट इज़ ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर, उसका जो दर है बड़ा ऊंचा है। आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? बताऊँ, जैसे वो किताब में लिखती हैं कि उनका जो सिस्टम है इनोवेशंस का, वो क्या है, बीजिंग और शंघाई के बीच संघर्ष इनोवेशन में। ओके। तो बीजिंग का एआई शंघाई के एआई के बरखिलाफ, बीजिंग का क्वांटम, शंघाई, सो जो उनके रीजनल सेंटर्स हैं वो आपस में compete करते हैं राइट। इन इनोवेशन में। ये जो 37-44 का आंकड़ा है, ये इनोवेशन के तो फलस्वरूप है। ये सारी टेक्नोलॉजीज इनोवेशन के हैं, इनोवेशन के बारे में हैं। और इनोवेशन क्यों, देखिए मैं ऐसे नहीं आया हूँ इनोवेशन, उनके जो प्रेसिडेंट जी हैं वो कहते हैं द कॉन्टेस्ट बिटवीन सुपर पावर्स इज प्राइमरीली अ कॉन्टेस्ट फॉर टैलेंट। If you don't have talent, it is like having a tree with no roots and a fountain with no water. अच्छा, ये कह के छोड़ा नहीं उन्होंने 1000 talents plan। उनके जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में, उन्होंने चुन के विश्व भर से नोबल लॉरेट्स लिए हैं। राइट। रॉक स्टार पे, तभी तो ये टेक्नोलॉजीज हो रही, नहीं तो चीन कहाँ था टेक्नोलॉजी। देखिए उनको सिविल मिलिट्री फ्यूजन, हमारे यहाँ गए ना, सिविल अलग मिलिट्री अलग, मिलिट्री कहते हैं अलग, क्या बेवकूफ़ी है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन। तो जैसे आज हुआवी कि चाइना में अगर फेशियल रिकग्निशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑटोनमस व्हीकल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो पीएलए के जो दस्ते हैं, उनके आर्मी के दस्ते उसमें शामिल हैं। तो देखिए जैसे वो उनको ज्ञान होता है फेशियल रिकग्निशन और या आसार नज़र आते हैं ऑटोनमस व्हीकल्स, उनको भनक लग जाती है कि साहब इसका जो है ना सैन्य क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल हो। सो 5G कम्स फास्टर टू द LAC ऑन द चाइनीज साइड देन आवर साइड। हमारे यहाँ पहले सिविल में ग्रो करेगा, फिर मिलिट्री में आएगा। तो ये सब इनोवेशन की तो निशानियां हैं। और जैसे मैंने कहा कि अमेरिका इज अ कम बैक नेशन, हैज़ फार ग्रेटर वेल्थ, और एग्जाम्पल्स दिए मैंने, जापान ये वो, बट भूतपूर्व में इतिहास में अमेरिका ने ये जो चुनौतियां, इनका सफलतापूर्वक सामना किया है। बट इस बार बात कुछ अलग है। जैसे पहली बार ये हो रहा है, दिखने में आ रहा है, और ये वेस्टर्न कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि जो आर्थिक उपलब्धियां हैं, योर वेल्थ, इकोनॉमिक सरप्लसेस, उसको सैन्य उपलब्धियों में या हार्ड पावर, नॉट ओनली मिलिट्री बट टेक्नोलॉजीज एंड अदर थिंग्स, सप्लाई चेन्स में जो तब्दील करने की क्षमता है, वो चीन में यूएसए से ज़्यादा है। The ability to convert economic surplus into the currencies of hard power is better with China. So America still is a larger economy, $23 trillion. But because they have not been able to convert this efficiently, you still have 11 aircraft carriers, you still have 800 bases, but जो उसकी effectiveness है, वो कम होती जा रही है। So and why do these currencies of hard power matter? Because today it is not just the economy stupid, it is national security stupid. जो शुरू में मैंने कहा था, विश्व का जो चित्र है जिस तरह से बदल हो रहा है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी की जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है। और नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि वी शुड जैक बूट अराउंड द वर्ल्ड, बट विवेक के साथ और समझदारी के साथ हमें इसका, और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अनुसंधान, इनोवेशन, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस की बुनियाद इनोवेशन है। इनोवेशन मीन्स स्टार्टअप्स, नए सोच के लोग, people who are willing to take risks. See, I'll give you the example of innovation. Elon Musk, जब हम और आप, ये आप तो नहीं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो साहब कहते थे स्पेस कुछ नेशंस हैं जो करेंगे, एक्सक्लूसिव क्लब, यूएसए, सोवियत यूनियन और एक आध और इंडिया, स्पेस में हम अच्छे थे। मैंने कभी नहीं सोचा दैट व्हाट वाज अ कंट्री थिंग विल बिकम अ कंपनी थिंग। ओके। एलॉन मस्क, ही इज लॉन्चिंग सैटेलाइट्स। स्टारलिंक्स का देखिए क्या उपयोग हुआ वहाँ पे। स्टारलिंक्स का इस्तेमाल हुआ फॉर ज़ेलेंस्की टू कम्युनिकेट विद ग्लोबल काउंसिल्स, राइट, यूनाइटेड नेशंस ये वगैरह, ज़ेलेंस्की को ट्रुप से बातचीत करने के लिए, उनका मोराल बढ़ाने के लिए, स्ट्रीट रिजॉल्व जो आम आदमी है उससे बातचीत करने के लिए,
और टारगेट डेजिग्नेशन के लिए भी। स्टारलिंक्स इतना सफल हुआ कि अभी अमेरिकन मिलिट्री ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, स्टार शील्ड। एलॉन मस्क से सीख लेके, ये भी बड़ी अच्छी कहानी है। होता क्या है कि एक दिन यूक्रेन ने अपने जो अंडर वाटर ड्रोन्स हैं उसमें कुछ एमिनेशन भर के उसको भेजते हैं, एंड दे वांट टू हिट द ब्लैक सी फ्लीट। जो रशिया की ब्लैक सी फ्लीट है सेवास्तोपोल में, जो मस्क को भनक लग जाती है और वो जो अपने स्टारलिंक के कनेक्शन हैं उसको बंद कर देता है। तो यूक्रेन कहता है साहब वो लगा दो, हमें उसको मारना है। तो मस्क कहता है कि नहीं, उसको आप मारेंगे। वो कुछ रशियन से बात करता है कि अगर आपने सेवास्तोपोल को मारा तो युद्ध का आकार और बढ़ेगा, इट माइट गो न्यूक्लियर। तो यूक्रेन ही स्विचेस इट ऑफ। तो इज एलॉन मस्क सीईओ ऑफ स्टारलिंक्स और इज ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? इनोवेशन, टैलेंट। एलॉन मस्क टुडे इज फेटेड। जहां वो जाता है साहब, कहीं देखते हैं ऋषि सुनाक रिसीव कर रहा है, कहीं बेंजामिन नेतन्याहू ब्रीफ कर रहा है। इनोवेशन, टैलेंट। तो जो हमारी जो कोशिश यहाँ पे है, स्टार्टअप्स, दे आर रिस्क टेकर्स। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सी टुडे वन शुड नॉट से नेशनल सिक्योरिटी, इनफैक्ट नेशनल सिक्योरिटी इट लीड्स टू, जिसे कहते हैं ना, नेशंस पावर पैकेज। नेशनल सिक्योरिटी इज वन पार्ट। टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ है ही नहीं। बट ये चीज़ें जो हो रही हैं इनोवेशन वगैरह में, अब देखिए, तो ये बात। अच्छा, एक बात, चीन की हमने इतनी बड़ाई कर दी तो थोड़ी बुराई भी कर दी। देखिए चीन में लोग कहते हैं साहब कि आप चीन की इतनी बातें करते हैं। अब मैं कहता हूँ देखिए, उनके भी इंटरनल प्रॉब्लम्स तो है। हाँ, तो मेरे कहने का तात्पर्य कतई ये नहीं है कि चीन की जीत निश्चित है। बट पिछले 100 सालों में आई डोंट थिंक एनी कंट्री हैज कम सो क्लोज टू द यूएस, नॉट ओनली इन मिलिट्री बट टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक टर्म्स एंड सो द पावर ट्रांजिशन है, जो संतुलन है शक्ति का, ये एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हो सकता है अमेरिका जीते, हो सकता है चीन जीते। मुश्किलात हैं, जैसे आपने कहा, आर्थिक मुश्किलों में डूबा हुआ है। बेरोजगारी की जो दरें हैं 29%, कोविड ज़ीरो जो था वो एक बहुत बड़ी भूल थी। रियल एस्टेट में बवाल मचा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर के बरखिलाफ जो इन्होंने मुहिम शुरू की जी ने, उसने बंटाधार बैठा दिया। बट देखिए किया क्या उसने, वो ये क्या मैसेज दे रहे हैं अपने लोगों को, जैक मा वगैरह को, कि देखो साहब आपके ना ये जो पूरा जो तवज्जो है ये टिकटॉक और वीडियो गेम्स और आप यूथ को बर्बाद कर रहे हो, वो नज़र वहाँ से हटाइए और अपनी जो साइंस की क्षमता है उसको लगाइए हाइपरसोनिक्स पे, उसको लगाइए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। और जब वो मान नहीं रहे थे तो ही इंटरवीन, यू नो। बट सी दिस मे इन द लॉन्ग रन प्रूव टू बी गुड, राइट? कि भाई वीडियो गेम वगैरह का भी मजा लीजिए, टिकटॉक का मजा लीजिए, बट ये जो प्रतिस्पर्धा है यूएस के साथ, उसमें हमें और चीज़ों की ज़रूरत है, हाइपरसोनिक्स, ये वो। डेमोग्राफिक्स चीन के बिल्कुल विपरीत हैं। भाई कुछ लोगों का तो ये कहना है कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी चाइना की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो हाफ हो जाएगी। सो ये मतलब बिल्कुल। तो मैंने आपको जो यूएसए के सामने चुनौतियां हैं उसका बारे में बताया, ब्यौरा लिया, जो उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके बारे में बातचीत की, और चीन की भी मतलब जो स्ट्रेंथ्स हैं, और ये दोनों। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स। और जैसे मैंने कहा ना, इस संदर्भ में हम बात कर सकते हैं कि भाई हमारा मुकाबला चीन के साथ कैसे होना चाहिए। बट जो जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज़रूरी है ये देखना। आई वांटेड टू जस्ट आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाह रहा था कि चाइना इज अ वाइली कस्टमर, सीरियस कस्टमर। मतलब we should neither exaggerate nor it is neither overwhelming nor underwhelming. सर, एक संस्कृत में टर्म है शत्रुबोध, which means know your thy enemy. अपने एनिमी को जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी अच्छी चीज़ों को भी जानो, बुरी चीज़ों को भी जानो, ताकि वो आपको हेल्प कर सके आगे। This is taught to every military officer that know your enemy, never underestimate your enemy. You know, that is the first principle of shall we say strategizing. Right. So we have to be realistic about China. और देखिए आपने बात की, एक मैं हर शो में बोलता हूँ, अभी सिंगर साहब की मौत हो गई, हेनरी किसिंगर, दैट ग्रेट डिप्लोमेट, ही पास्ड अवे। ही वाज नोन टू बी a great strategic mind, a realist. और
रियलिज्म के नज़रिए से उनको सराहा जाता था। अगर हमें रियलिज्म ही नापना है तो देखिए चाणक्य, क्या स्पष्टता है उनमें। वो क्या कहते थे, ही सेड कि अगर अपने शास्त्र को भूलोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे, पर अगर शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खो दोगे। सो इफ यू आर ए रियलिस्ट, I mean, go back to our roots, जैसे आपने कहा, there is a lot of wisdom in our cultural texts, in our cultural इनफैक्ट सर, इफ यू रीड, मतलब डॉक्टर जयशंकर की जो बुक है उसमें भी वो यही कहते हैं कि यू हैव टू यूज द लेसन्स जो महाभारत में है, जो रामायण में है, यू हैव टू टेक लेसन्स फ्रॉम श्री कृष्ण। बिल्कुल। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम इंडिया में एक नैरेटिव चलाते हैं, एक बयानिया चलाते हैं, दूसरे को दबा देते हैं। फॉर एग्जांपल G20 हुआ, बड़ा शानदार G20 हुआ, तो वो क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक धारणा है। पर हमको नहीं भूलना चाहिए, और जयशंकर साहब की किताब में भी ये है, ही कोट्स विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द वर्ल्ड इज बट अ जिम्नेजियम वेयर नेशंस कम टू मेक देमसेल्व्स स्ट्रांग। तो वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना है बहुत बढ़िया है, और जो दूसरा सत्य है, जो दूसरा यथार्थ है, द रियल वर्ल्ड, कि भाई यू कैन डू वसुदेव कुटुंबकम ओनली इफ यू आर स्ट्रांग, राइट। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई शांति की चाह और शक्ति की राह भिन्न नहीं है। द रोड टू पीस लाइज थ्रू स्ट्रेंथ। सो बिल्कुल आपने सही फरमाया। So I was speaking with Mr. Probal Das Gupta, जो कि he was in the military as well and now he's again a geopolitical strategist, and उन्होंने मुझे एक बहुत क्यूरियस सी बात कही थी, which is कि भारत में जो एक इशू है, which is कि हम जब हमारा जियोपॉलिटिकल प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजाइजिंग करते हैं, we do not include our entrepreneurs, our businessmen in those planning. तो इस एंड जो आप कह रहे थे इनोवेशन वाली चीज़, इज इट द हाई टाइम कि हम ये करना स्टार्ट करें, जो सिविल मिलिट्री फ्यूजन की भी आपने बात की, इज इट हाई टाइम भारत नीड्स टू डू दैट? बिल्कुल। बट दासगुप्ता साहब जो है ना, वो कुछ सालों पहले की बात कर रहे होंगे, बहुत बदलाव आया है। ओके, मैं आपको बताता हूँ, ये जो डील हो रही है ना, प्रेडेटर वाली डील यूएस के साथ, उसमें एक टारगेट डेजिग्नेटर बन रहा है। कौन बना रहा है? एक इंडिया में कंपनी है 3i, राइट, CEO वृंदा कपूर। यूएस स्पेसकॉम एक AI मेरीन डोमेन अवेयरनेस का टूल बना रहा है, CEO विनायक दालमिया। 114 AI। समीर जोशी से बात करिए आप, वो एरोस्पेस का, हमने दिया था उसको पहला ड्रोन का कॉन्ट्रैक्ट आर्मी ने। तो ये दुनिया बदल गई। अभी समिट था कल परसों, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, तो वहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, स्टार्टअप है, प्राइवेट सेक्टर है, वो दिन चले गए। सो द फ्यूजन इज बट आगे और बिल्कुल देखिए, जैसे AI जो है, भाई AI की जो क्षमताएं हैं वो मिलिट्री से आ ही नहीं सकती हैं। यू नीड पीपल ऑफ द क्वालिटी ऑफ सैम ऑल्टमन, राइट। अब उसके लिए देखिए क्या वो हमें और करना है। पेंटागन ने AI को प्रभावी बनाने के लिए अमेरिकी सेना में किसको नियुक्त किया है? क्रेग मार्टल। क्रेग मार्टल कौन है? ही इज नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट, ही वाज डूइंग मशीन लर्निंग फॉर लिफ्ट, द अमेरिकन कैब कंपनी, राइट। उनको लाया गया है कि साहब पेंटागन में AI रोबोटिक्स, हु इज ड्राइविंग मेनी ऑफ देयर अमेरिकन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स? एरिक स्किमिट, क्रेग मार्टल, जोनाथन मूर। तो ये अगले दौर पे। बट देखो को आपको अच्छी चीज़ बताता हूँ, अभी सरकार ने 3 साल से यहाँ चल रहा है, मैं UPSC में हूँ, तकरीबन 50 से 60 हर साल लैटरल इंडक्शंस हो रहे हैं। लैटरल इंडक्शंस, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, थिंग्स लाइक ग्रीन एनर्जी, साइबर, तो बिल्कुल आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स, HAL ने एयरबस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, हस्ताक्षर किया है एक समझौते पर, वो एयरक्राफ्ट बना लेगी C295। सॉरी नॉट HAL, टाटा और एयरबस ने, सॉरी इंडियन टाटा एयरबस, ओके, इट इज गोइंग टू कम्पीट विद HAL। प्रतिस्पर्धा से उन्नति होती है, उन्नयन होता है। सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप सर्टनली बिकॉज दे ब्रिंग यूनिक एट्रीब्यूट्स। सो इसकी शुरुआत हुई है, बट मैं आपको बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, दिस हैज़ टू बी टेकन टू अ न्यू लेवल। सो जो दासगुप्ता जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट
बहुत बदलाव आया है क्षेत्र में। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस की बुनियाद ही ये है। ओके, आई विल कोट द प्राइम मिनिस्टर टू यू, ही सेज भाई टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की तो हमेशा बात करते थे, 1947 से बात करें, व्हाट इज डिफरेंट नाउ? It is to liberate the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. नियमों का के जो जाल हैं उससे छुटकारा दिलाने के लिए। किसको? Innovation, energy, enterprise. It is private sector startups. इनफैक्ट अगर ये हो गया, इफ दिस गेट्स फायर, और देखिए आगे क्या होना चाहिए, स्टार्टअप्स मस्ट स्केल अप एंड वी मस्ट आइडेंटिफाई द गुड स्टार्टअप्स। ये दुनिया है, इट शुड बी ऑफ टैलेंट सिलेक्शन, नॉट L1 कॉन्टेस्ट। इफ यू डू दैट, these startups will become the national champions of tomorrow. Bayraktar, Boeing, Lockheed. right. And India will become a defense powerhouse in the commercial sense also. Instead of importing, we will export. And when you export, then you can twist people here and there. So it is a very ambitious enterprise. इसकी जो शुरुआत हमने की है, आपका बिल्कुल you are absolutely right. Private sector startups. इनफैक्ट ये जो साइलोज गायब हो जाने चाहिए, सिविल, मिलिट्री, प्राइवेट, स्टार्टअप, सरकार, PSU, it should be talent from any place, talent So of for any someone kind. like me, I mean, I can say for the people who are around me, जब हम हमारे देश को देखते हैं तो जो आज का यूथ है, इट्स मच मोर, आई वुड से कि उन्हें यही चाहिए, दे वांट द फ्यूजन, बिकॉज द यूथ इज राइट नाउ, द यूथ इज मोटिवेटेड, दे वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, बट वही चीज़ थी कि देयर वाज टू मच गवर्नमेंट एवरीवेयर, तो वो जो स्टेप्स उन्हें लेने थे वो ले नहीं पा रहे थे। Not only should the government retreat, I mean that the Prime Minister has been saying for very long. देखिए दूसरी चीज़ क्या हुई है, आप देखिए G20 में, when you democratize foreign policy, जब आप विदेश नीति को छोटे शहरों में ले जाते हैं, कस्बों में ले जाते हैं, ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। बिल्कुल, वो जो छोटे छोटे आइडियाज़ वहाँ से निकले, अब वो some of them are converting into that corridor through the Middle East. So I am saying even national security should be democratized. राइट, Military should be made, ये जो एक मिस्टीक है उसके चारों, मिस्टीक की हिंदी क्या है? आई वुड से मिस्टेक के लिए हिंदी, Anyway, उसकी जो मिस्टीक है कम करनी है, it should be democratized. Because many bright minds may come from Bahraich or Jaunpur. It's not necessary that they'll come from colleges in Delhi. एक वो जो स्ट्रेटेजिक माइंड्स होते हैं वो चाणक्य कहाँ के थे पता नहीं, बट इट इज द माइंड विच मैटर्स। और जो अभी आप इससे लिंक कीजिए किशोर मेहुनी के साथ, प्रोडक्टिविटी ऑफ द माइंड, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ट्रू, छोटे शहरों से सी टैलेंट की मैं आपको एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाता हूँ। B.R. अम्बेडकर की, somebody told me B.R. अम्बेडकर was the son of a JCO, महार रेजिमेंट की JCO थे, but he was a talented boy। देखिए क्या मुश्किलात थी, because he was from that section of society. When he went to school, तो उनको क्लासरूम के अंदर नहीं बैठाते थे, क्लासरूम के बाहर। तो he used to strain his ears to hear कि भाई टीचर क्या बोल रहा है। उनकी जो बायोग्राफी है उसमें एक बड़ा अच्छा चैप्टर है, नो पियन नो वाटर, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम दैट सेक्शन, दे कुडंट गो टू द टैप्स। तो पियन आके वो जो ना चपरासी ऐसे करके पानी मिलता, जिस दिन चपरासी ना आए और वो शख्स, he is so talented that he goes to Columbia University, London School of Economics, and one more place, law, economics में degrees, and of course he writes the constitution. Right. So this is what talent is. Now whether that talent private sector में है या startup में है या सरकार में है, क्या फर्क पड़ता है? True. तो बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। And some of this good stuff is happening, but a lot needs to happen. Right. ओके सर, थोड़ा सा पास्ट में हम जाते हैं, इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेके। बहुत से बार जो बातें होती है वो तिब्बत को लेके होती है। आज शायद हम कह सकते थे कि हमारा जो नेबर है वो तिब्बत है, चाइना नहीं, बट आज हम अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि चाइना इज़ आवर नेबर। हाउ डू यू लुक एट दैट होल इवेंट जो हुआ था? बिकॉज तिब्बत, एज वी नो, फ्रेश वाटर सप्लाई का एक बहुत अच्छा वो सोर्स है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोर्स वही है फ्रेश वाटर का। Was that a lost opportunity? Of course it was. देखिए तिब्बत, एक तो there is the politics of Tibet, let's leave that. जो उसकी जो सामरिक महत्व है उस पर बात करते हैं। See, for centuries
इंडिया और चीन के बीच में ऑफ कोर्स देवर द हिमालयस जो पर्वत हैं, और उस समय टेक्नोलॉजी इस प्रकार की नहीं थी दैट द हिमालयस कुड बी पेनिट्रेटेड। सो एक अभेद्य रूप था हिमालयस का, दे वर इम्पेनिट्रेबल। राइट। और बफर था तिब्बत, इट वाज अ स्ट्रेटेजिक बफर। तो इन कारणों की वजह से भारत और चीन के बीच में शांति थी मुख्य तौर पे, और भी कुछ कारण होंगे बट ये अभी देखिए जैसे ये जो आधुनिक अवसंरचना हुई है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशंस, दैट हैज पेनिट्रेटेड द हिमालयस। अभी जो सेना है वो आमने सामने है और बफर है नहीं आपके पास, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक बफर नहीं है। दैट इज, अभी देखिए चुनौती क्या है, बिकॉज देयर इज नो बफर। अभी आपके सामने यू हैव the world's number 1 and number 3 economies, number 1 और number 3 economies in PPP terms. Right. कुछ लोगों का कहना है it's never happened in history before. Growing in close proximity. निकट होकर they are growing in close proximity. आप बताइए number 1, number 3 economies. If their trajectories are growing in close proximity, जो उनके प्रक्षेप पथ हैं, trajectories, they are bound to clash. Right. एंड दी ओनली वे टू मेक श्योर कि ये जो टकराव है ये शांतिपूर्ण हो इज बाय स्ट्रेंथनिंग योर डेटरेंस, जैसे कहते हैं ना निवारण। सो वी हैव टू, लोग कहते हैं साहब पीस, विल दिस हैपन और नॉट। माय आंसर इज, देखिए ना युद्ध निश्चित है ना शांति निश्चित है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और जो कहता है कि साहब अगले साल होगा, मतलब वो ऐसे ही फेंक रहा है। जैसे मैंने कहा 2024 संभावना है। What will ensure कि टकराव जो है वो शांतिपूर्ण हो इज डेटरेंस। अगर आप कमजोरी नहीं दिखाएंगे अपने सैन्य तंत्र में, चाइना विल नॉट बी टेम्प्टेड। सो पीपल से कि साहब डेटरेंस इज कॉस्टली, खर्च करना पड़ता है, उस पर निवेश डालना पड़ता है। क्यों? I'll tell you. My question answer is, भाई deterrence is costly, but wars are costlier. Ask Ukraine. Yeah. अगर आप डेटरेंस में खर्च करने में शर्म करेंगे कि साहब इस वजह से उस वजह से, बहुत लोगों कहना है क्यों करो इस पे, then you will have to spend on wars. What makes greater sense? Spend on deterrence. यूक्रेन देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए। सो बहुत ज़रूरी है। तो तिब्बत के सिलसिले में देर आर टू थिंग्स, दैट स्ट्रेटेजिक बफर इज नॉट देयर नाउ। पहले इंडिया और चीन के बीच में Tibet was the deterrence, perhaps buffer at least. Yeah. Now the trajectory जो है उनमें टकराव निश्चित है unless you strengthen deterrence. So जो निवारण है उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है. Right. And that is I think the lesson from Tibet. सर डेटरेंस की जब हम बात करते हैं, वी ऑल्सो हैव दिस पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज़ वाला जो एक हमारी पॉलिसी है। बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनका मानना ये है अब कि चाइना के साथ में, एटलीस्ट विद चाइना, वी शुडंट हैव अ न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दैट? तो मैं जो बात कर रहा था वो कन्वेंशनल डेटरेंस की बात कर रहा था। वी हैड नॉट येट कम टू न्यूक्लियर डेटरेंस। कन्वेंशनल डेटरेंस में क्या है, जैसे आज के दौर में दो चीज़ों में, यही जब हमने ये ऑपरेशनल रीबैलेंसिंग जो किया है ना गलवान के बाद, उससे जो हमारा पोस्चर है LAC के साथ वो काफ़ी मजबूत हो गया। इन्फेंट्री, आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड फोर्सेस, फोर्स मल्टीप्लायर्स, ISR, जो आसन है हमारा ऑपरेशनल पोस्चर, वो काफ़ी मजबूत है। अब मेरे ख्याल से वो LAC पे होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर वो खतरा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, चीन हमसे आगे कहाँ है? 3-4 क्षेत्रों में हमसे आगे। एक है डिजिटल कॉम्बैट। ये जो पूरा ट्रांजिशन, देखिए उसने क्या किया है, चीन ने एक पूरी सर्विस खड़ी की है, लाइक एन आर्मी, नेवी, जिसे वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। उसका क्या काम है? डिजिटल इनेबलमेंट, AI, एल्गोरिथमिक वॉरफेयर। इस क्षेत्र में वो हमसे आगे है। लॉन्ग रेंज प्रिसिशन जो उसका सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक्स, वो हमसे आगे है। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, डिजिटल कॉम्बैट, इन चीज़ों में हमको अपना जो निवारण शक्ति है, डेटरेंस बढ़ाना है कन्वेंशनल। जहाँ तक न्यूक्लियर का सवाल है, पहले चाइना भी NFU का बात करता था, अब तो लो लॉन्च एंड वार्निंग की बात कर रहा है। चाइना ने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल 2 पहलुओं में बढ़ाया है। वन इज टू इंश्योर डेटरेंस इन थिएटर,
सो गुआम फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकंड आइलैंड चेन, LAC, दूसरा मेनलैंड USA। राइट। तो उनके न्यूक्लियर पोस्चर में इतनी मतलब अभी इतना बदलाव हुआ है, वो इतना प्रभावशाली हो गया है कि हमको भी अपने न्यूक्लियर डिटरेंस को देखने, वी शुड रीविजिट इट अफ्रेश। आप गूगल करें, CSIS पे एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट एटम, जिसमें ये सारी चीज़ों पे डिस्कस किया है। हाउ इज AI एंटरिंग न्यूक्लियर डिटरेंस? सो देखिए, नेशनल सिक्योरिटी इज सो कॉम्प्लेक्स, इज सो सोफिस्टिकेटेड, इट इज चेंजिंग लाइक दिस। So we really need young minds, very good people to keep analyzing what needs to be. Right. So deterrence is not constant कि भाई अगर 1960 में you had deterrence, it will be valid in 2020। आप इजराइल हमास देख लीजिए। इजराइल हमास देखिए, नेतन्याहू साहब ने क्या बताया, क्या किया। उन्होंने कहा देखिए हमारे पास ये $1 बिलियन फेंस है, ड्रोन्स, AI, कैमराज, ये वो, हमास करके दिखा दे कुछ। एंड हमास क्लेवरली प्लेड इनटू दैट डिसेप्शन। दे सेड हाँ, हम तो कर ही नहीं सकते, आपके पास इतनी बढ़िया फेंस है। ये जो यहिया सिनावर है, इसको 2012 में नेतन्याहू साहब ने खुद वापस हैंड ओवर किया था, और क्या नाम है उसका, गिलाद शलीत, उसके सोल्जर के एक्सचेंज में। इस यहिया सिनावर ने ही हमास, दिस सेट अप दिस होल डिसेप्शन एंटरप्राइज। जैसे बिल्कुल हम तो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आपके पास 200 न्यूक्लियर वॉरेड हैं, द बेस्ट एयरफोर्स इन द रीजन, हम तो आपका मुकाबला कर ही नहीं सकते। और धीरे धीरे देखिए, ईरान से उन्होंने ड्रोन्स लिए, लेबॉरेटरी यूक्रेन में, वहाँ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और ये देखा कि भाई ये ड्रोन्स जो हैं ये आयरन डोम को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। और 7 अक्टूबर को 5000 राउंड्स 25 मिनट में। राइट। हमास ने ये किया टेक्नोलॉजी और डिसेप्शन के ज़रिए। तो मतलब डेटरेंस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। नेशनल सिक्योरिटी, जैसे मैंने कहा ना, वो जो रिकॉल द वर्ल्ड इज ऑन एन एज, पाउडर केग। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव की जो गति है वो बहुत तेज है। सो यू नीड द फाइनेस्ट माइंड्स एंड कॉन्स्टेंटली रिविजिट दीज डॉक्ट्रिन्स। सो डेटरेंस, मैं बात कर रहा था कन्वेंशनल सेंस में, बट जो आपने न्यूक्लियर की बात की उसमें उतना ही महत्वपूर्ण। ओके, सो आई विल टेक यू बैक टू द इनोवेशंस वाला पॉइंट। AI की भी हमने बात की। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, वील सी कि उसमें भी अब AI एंड ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज विल कम इन। बट जब हम देखते हैं मिलिट्री ऑप्स को एक ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है ओवर मिलिट्री इंटेलिजेंस, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? AI की वजह से वो चेंज होगा, उसमें एक बैलेंस आने की ज़रूरत है अब फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। देखिए, अगर आप स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस की बात करें तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। जब हमने ये DIA स्थापित किया था, जब 2000 में। सर, आपको जिन लोगों को नहीं पता, DIA इज डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। सो ही इज़ अ 3-स्टार ऑफिसर। DIA, तो उसका मायने यही था that we will integrate the intelligence arms of the 3 services and also lies with जो बाकी हैं NTRO वगैरह, so that he becomes a kind of czar for defense intelligence. So DIA तो स्थापित हुआ, बट जो उसके पास जो पूरी क्षमताएं थी वो नहीं उसको दी गई। दूसरा, ये जो हमारी एक और रीत है कि जो कैरियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, दे डू नॉट हेड, जैसे DG या DIA, ये करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस हैज बिकम सो स्पेशलाइज्ड। जैसे बाहर जो हैं, उनके जो NSA हैं, नॉट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है जो इंटेलिजेंस देखती है, वो सारे हेड्स इंटेलिजेंस के ही हैं। दे आर स्पेशलिस्ट इन इंटेलिजेंस लाइफ लॉन्ग। तो ये करना पड़ेगा। और देखिए, AI की जो आपने बात की, AI इज नॉट मेयरली इंटेलिजेंस। इफ वी हैव टू रिड्यूस द पावर एसिमेट्री विद चाइना, अगर जो चाइना से जो हमारे बीच की जो फासला है, जो बढ़ रहा है, AI will be the secret sauce, because AI will, it is across domains, sensors, fires, logistics, intelligence. Intelligence में देखिए किस उसमें today data or information is converted into targeting data with algorithms. Right. तो जो पहले हफ्तों में होता था, अभी वो मिनट्स में होता है। और जब मिसाइल लॉन्च होती है, so you can give in-flight AI enabled updates. तो प्रिसिशन कितना हो रहा है, सटीकता कितनी बढ़ रही है।
सेंसर्स में, फायर्स में। देखिए एआई का किसी ने मेरे को बड़ी अच्छी बात बताई कि आइंस्टाइन की आईक्यू वाज 160, चैट जीपीटी 4 की आईक्यू इज 155, चैट जीपीटी 6 2 साल में इट्स आईक्यू विल बी 10 टाइम्स 1550। Yeah. So we have to firstly grasp what AI will do. न्यूक्लियर एरा में खतरे बड़े थे, बट न्यूक्लियर वेपन में ये क्षमता नहीं थी कि भाई वो अपने भाइयों को खड़ा कर दे। टुडे एआई कैन क्रिएट एआई बॉट्स। Yeah. यू नो, किसी ने बोला कि एआई इज लाइक यू हैव गॉट अ पप इनटू योर हाउस, बट दैट पप इज बिलियन टाइम्स स्मार्टर देन यू। अभी ये बात ये नहीं है कि भाई उसका आपके साथ रिश्ता क्या है, आपको उसके साथ रिश्ता बना रहा है। And AI is going to be game changing. So I'm saying in our tackling of China in the national security sense, AI is the secret sauce. And AI robotics वगैरह के मिश्रण से मतलब कमाल होने वाला है। China has got 238 large language models. Damn. And America के तो पास तो हैं ही। So imagine what it will be doing. America has been working on AI for the last 8 to 9 years. Right. Craig Martel Yeah. is pushing AI. So जैसे AI में न्यूक्लियर एक अपार्थीड हुआ था ना, अगर हमने जल्दी कुछ किया नहीं तो AI में भी यही हाल होने वाला है। अब आप देखिए मतलब कितनी चुनौतियां हैं। LAC जो हमारे पश्चिमी किनारे हैं, वेस्टर्न होराइजन्स, देखिए एट दिस पॉइंट LET, JEM, TTA, TTP could be recoalescing. टेरर थ्रेट भी है। Right. चीन से देखिए, Chinese Navy 6, what are those 400 ships? They're not to sit on their harbors, they will all sail. तो भारत के सामने आप देखिए समस्या क्या है। LAC, वेस्टर्न होराइजन्स, सी, यू हैव टू टर्न ऑल दिस। एक और बात जो है, चाइना ने एक और चीज़ की है जिस पे हमें बड़ी तवज्जो देनी है। चाइना का डिफेंस एक्सपेंडिचर इन 1995 was 2.5% of GDP. Last year it was 1.7%. Now see, this is remarkable. क्षमताएं बढ़ाई एट रिड्यूसिंग कॉस्ट। ऑफ कोर्स कुछ वो छुपाते हैं और कुछ चाइना की इकोनॉमी भी बड़ी है, बट इट इज पॉसिबल टू ऐड मिलिट्री मसल विदाउट स्पायरलिंग कॉस्ट्स। कैसे? AI, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कल्चरल ट्रांजिशंस, क्रेग मार्टल वाला। तो अगर हम ये सब करेंगे साथ साथ तो कम पैसों में ज़्यादा क्षमता हमको मिलेगी, सैन्य क्षमता, जिसके लिए वो फ्यूजन बहुत ज़रूरी है। फ्यूजन, जैसे आपने बिल्कुल कहा, फ्यूजन, टैलेंट। सो सी, इस आजकल बात हो रही है थिएटर कमांड वगैरह की, तो स्ट्रक्चरल करेक्शंस तो ज़रूरी हैं, बट ये कल्चरल ट्रांजिशंस बहुत ज़रूरी हैं। जो हमारी सोच है, लोग कहते हैं ना, कल्चर ईट स्ट्रक्चर फॉर ब्रेकफास्ट। राइट। तो कल्चरल, किस तेज़ी से हम स्टार्टअप्स को एक्सेप्ट करते हैं, किस तेज़ी से ये स्टार्टअप्स स्केल अप करते हैं, ये स्केल अप करके नेशनल चैम्पियंस बनते हैं। अगर हम क्रेग मार्टल जैसे लोगों को लाते हैं, लैटरल इंडक्शन करते हैं, AI अगर हम लाते हैं तो सेंसर्स, फायर्स, सब जगह, ड्रोन्स, देयर आर मल्टीपल अलग अलग पहलू हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के। हर पहलू में सटीकता और मजबूती की जरूरत है, विवेक और समझदारी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है मिलिट्री में ये लैटरल इंडक्शन हो सकता है? MOD में बिल्कुल हो सकता है। Okay. MOD में जैसे JSAI, JS रोबोटिक्स, क्यों नहीं, MOD से शुरुआत करते हैं। मिलिट्री में भी बड़ी जगह हैं, जैसे जो हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ये शुरू हो गया है। सिविलियन फैकल्टी, ओके, सिविलियन फैकल्टी, वो तो कुछ जगह तो है ही ऑलरेडी इंजीनियरिंग वगैरह में, बट और भी सिविल फैकल्टी इन वेरियस प्लेसेस। जो भविष्य में जो हमारी ये जो साइबर कमांड होगी या जो स्पेस कमांड होगी, इट हैज़ टू बी सिविलियंस। तो बिल्कुल होगा। अब इनफैक्ट बाहर तो बात हो रही है करियर मोबिलिटी की। सो दे गिव पीपल ऑप्शन, आप आइए 3 साल, फिर आप जाइए अपनी PhD के लिए, फिर वापस आ जाइए, 4-5 साल और काम कीजिए। इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, गो, कम बैक। सो the career paths are definitely going to change in the future. And this is not to say that, you see, we don't need professional soldiers, lifelong professional soldiers, उनकी भी बड़ी ज़रूरत है. So it's not that civilians will suddenly replace them, but sensibly we can. You need that balance. Balance. You can mesh the needs in the national interest. जो जैसे कहते हैं राष्ट्रहित
दैट इज प्राइमरी, दैट शुड बी द गाइडिंग फैक्टर। उसके नीचे सब बराबर हैं, सिविल, मिलिट्री, स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर, तो सभी बहुमूल्य हैं। ट्रू। ओके सर, जब हम देखते हैं तो कहा जाता है कि भारत के लिए 2.5 फ्रंट्स है। एक जो हमारे इंटरनल इश्यूज है वो वाला एक फ्रंट है, एंड एक जो पाकिस्तान वाला है, एक चाइना वाला है। नाउ आई हैव स्पोकन विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड उन्होंने मुझे कहा है कि हमने शायद इन द पास्ट बहुत ज़्यादा व्हाट्स द वर्ड इन हिंदी, बहुत ज़्यादा शायद महत्व पाकिस्तान को दे दिया, एंड उसी आड़ में चाइना हमसे इतना ज़्यादा आगे निकल गया। इज दैट ट्रू इन एनी सेंस? यस, इट इज़ ट्रू। देखिए, जब ये 26/11 हुआ था, उस टाइम मैं एमओ डायरेक्टरेट में था, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, उस समय बात हो रही थी कि भाई वी शुड रीबैलेंस टुवर्ड्स चाइना। ओके। द फोर्स पोस्चर डिड नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी। जो लार्जर थ्रेट, जो बड़ा संकट था, वो चीन की तरफ से था, बट हमारा जो पूरा रुझान था वो पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था। वो उस टाइम होने वाला था, उस टाइम इसलिए नहीं, और 26/11 हो गया। देखिए, ये जो चीन और ये जो नेक्सस की बात है ना, व्हाट डज चाइना डू व्हेनेवर वी आर फोकसिंग ऑन देम, आई एम नॉट श्योर इट्स बाय डिजाइन, ये पाकिस्तान कुछ कर देता है। आप देखिए, डोकलम हुआ, बालाकोट, तो मुश्किल हो जाता है कि भाई जो हम पूरी तवज्जो है उसको हम चीन पे केंद्रित करें। बट टुडे आप देखिए, पाकिस्तान इज द पेस्ट, चाइना इज द थ्रेट, और इसलिए जो ऑपरेशनल रीबैलेंसिंग की गई है उसमें यही हुआ है। बड़े हमारे जो ब्रिगेड्स, डिविजन्स, फॉर्मेशंस थे, जिनका तवज्जो, जिनका केंद्र बिंदु पाकिस्तान की तरफ था, उसको उधर किया है। बट सी, ऑन द लार्जर सेंस वी हैव टू बी वेरी वाइज। चीन की बात कर रहे हैं हम, LAC की बात कर रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा, हमास ने क्या किया, तो टेरर डजंट गो अवे, फिलहाल कम है। सो वी in fact see, in that sense I think Indian Army has been very wise. चीफ नेतन्याहू साहब ने बोला, अच्छा ये $1 बिलियन फेंस है, हमास कुछ करेगा नहीं, 5-6 बटालियन उठा के वेस्ट बैंक में डाल दी। हमास देख रहा था पूरी जगह खाली है और वो आए। सो वी हैव बीन वेरी केयरफुल, जैसे इन नॉट टू पुल आउट ऑफ कश्मीर, नॉट टू पुल आउट ऑफ वेस्ट, बड़े संतुलित तरीके से किया है, इन अ बैलेंस्ड वे, एंड आई थिंक दैट इज वाइज। बट खतरे मैंने आपको खुद ही बताया, LAC, वेस्टर्न होराइजन, सी, इट्स हाई टाइम वी टर्न टू द सीज नाउ। वहाँ से चीन से थ्रेट है। ये जो देखिए बात क्या हो रही है, व्हाट इज चाइना डूइंग, लुक एट द बिग प्रोजेक्ट्स व्हिच आर हैपनिंग। चाइना इज सेइंग, देखिए 60 डोमेन्स हैं, लैंड, सी, एयर, सब सी, सी बेड, स्पेस, EW, साइबर। जो सेंसर्स और शूटर्स हैं, AI और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए वी विल इंटीग्रेट दीज sensors and shooters across 8 domains. आप देखिए, it is never ending. जिस तरह से drones naval ships को मार रहे हैं, the future seems to be submarines. The future seems to be unmanned systems. Should we invest in 2 ships or should we invest in 4 unmanned drones in the sea? Yeah. So the future is of hybrid fleets. भाई जहाज भी होंगे, ships, और ड्रोन्स भी होंगे। ड्रोन स्वॉर्म्स की बात हो रही है। आजकल जब दुश्मन का आर्मर आता है तो हम आर्मर से, टैंक्स से काउंटर अटैक करते हैं। अब लोग कर रहे हैं कि दुश्मन का आर्मर आए, काउंटर अटैक ड्रोन स्वॉर्म से हो। सो इतनी तेजी से चीज़ें बड़ी हो रही हैं। देखिए, इन रियल टाइम यूक्रेन में अमेरिका ने डिप्लॉय किया अपना हाईमार्स। इट वाज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्रिसाइज सिस्टम, हाईमार्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी। सम रशियन वीडियो गेम, और 6-7 महीने बिल्कुल बढ़िया काम किया हाईमार ने। वो खारसन में बड़ा काम आया, खार्किव में इन्फेंट्री को मारना, आर्मर को मारना, लॉजिस्टिक्स डंप्स। इट वाज द वंडर वेपन टिल सम स्मार्ट रशियन वीडियो गेमर्स लर्न हाउ टू फिडल विद द GPS। और साहब तबाही मच गई अमेरिकन मिलिट्री में, यूक्रेन में। वो दैट वेरी एक्यूरेट हाईमार बिकेम एन इनएक्यूरेट मोटर। So this is what street innovation is doing. Right. मैंने आपको स्टारलिंक्स की तो बात बताई। मैंने सुना वहाँ पे जो यूक्रेनियन, ये जो स्टारलिंक से जो इंटरनेट उपलब्ध हुआ, so the Ukraine army to fuel its logistic needs was placing orders on Amazon. Amazon was doing delivery in Ukraine. So technology का इस्तेमाल
जो स्क्वाड्रन कंपनी बैटल्स हैं जो युद्ध क्षेत्र में बढ़ के हो रहा है, तो बिल्कुल जो आपने कहा ये जो पद चिन्ह हैं, जो फुटप्रिंट्स वो तो लग रहे हैं इसी तरीके के हैं। राइट। सर अगेन स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तान, कहा जाता है कि LAC का जो हमारा मसला है वो तभी सॉल्व हो सकता है या शायद इजीली सॉल्व हो सकता है जब हम LOC के हमारे इशू को सॉल्व कर दें। व्हाट इज़ द ट्रूथ अबाउट दिस? क्योंकि आई एड ऑन टू दिस, क्योंकि आई थिंक सो कल या परसों ही अमित शाह जी ने इन द पार्लियामेंट जब डिलिमिटेशन की बात हो रही थी कश्मीर की, तो उन्होंने कहा उसमें स्पेसिफिकली कि हमने जो सीट्स है, लोकसभा सीट्स है, उसमें हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी काउंट किया है। तो इट वाज अ इंडिकेशन टू समथिंग। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए मेरा ये मानना था, लेट्स टेक द LAC फर्स्ट। चीन ने 15 देशों में मेरे ख्याल से 14 के साथ सुलह कर ली है। मैकमोहन लाइन वही कॉमन है, हमारे साथ भी है, म्यांमार के साथ है। Right. म्यांमार के साथ समझौता हो गया, हमारे साथ नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है, मेरी समझ ये है that the border dispute is not the cause that there is no peace. Okay. Border dispute जो है एक जरिया है to keep India strategically imbalanced. जो हमारी सामरिक संतुलन है उसको बिगाड़ना। Okay. It's not the real issue. It may be, but this is the source. Why has it settled with 14 others and with not with us? True. Because चीन का ये मानना है that there is only one tiger on a hill. हम कहते हैं साहब एक हिल है, एक स्लोप पे हम, एक स्लोप पे आप। One tiger on a hill. They know that there will be only one hegemon in Asia. जो चीन का US के साथ जो मसला है वो है ग्लोबल डोमिनेंस का, वैश्विक प्रभाव का। इंडिया के साथ इट इज एग्जिस्टेंशियल बिकॉज वी आर सो क्लोज टू ईच अदर, दे कैन बी ओनली वन टाइगर, एक हेजेमन। सो विद इंडिया इट इज इवन मोर डेंजरस एंड दी so instead of speculating on whether he is interested in settling the border and all, let's invest, जो मैंने पहली बात कही, निवारण, whatever the consequences, invest in capacities. कि भाई he doesn't get tempted. If he doesn't get tempted, maybe he will be drawn to talks to settle it. देखिए हुआ क्या, this is my assessment. 1989, Rajiv Gandhi, the Prime Minister, Honorable Prime Minister, travels to Beijing. समझौते होते हैं और उसके बाद वो BPTA और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उससे क्या हुआ भाई, दोनों देशों की तवज्जो थी LAC पे शांति, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में उसके कुछ प्रोटोकॉल्स थे ये वो। और जब ये हो रहा था, उसी को चाइना की जो डिसेप्शन है ना, इट इज़ बिल्ट इनटू देयर स्टेट क्राफ्ट। ओके। उसी समय वो पीछे उन्होंने शुरू कर दिया बनाना वेस्टर्न थिएटर कमांड में, एयरफील्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रोन्स, फायर पावर। और जब हम कहते थे साहब कि ये क्या हो रहा है, अगर BPTA ये होंगे, नहीं, ताइवान का जो चाइना का जो प्राइमरी ओरिएंटेशन है ना वो ताइवान है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। और वो करते गए और एक दिन सडनली देखिए जो गलवान के समय वो सारा डिसरिगार्ड करके। सो एज अ सोल्जर मेरा ये मानना है कि agreements are important, border agreements are important, but that should not be our focus. Our focus should be on deterrence. Right. So that he has no option when he sees कि भाई बातचीत करें या नहीं करें, that should be independent. Our posture should be independent of these kind of speculations. जनरल सुंदर जी थे, बड़ा अच्छा कहते थे, कहते थे कि see it is for the diplomat to speculate ad lib on intent. The soldier must focus on capacities. Yeah. Because while capacities take decades to generate, intent can change overnight. So मेरी तरफ capacities, deterrence, निवारण, make sure that peace cannot be violated. That would be perhaps a better idea. Yeah. So the only counter is deterrence. Yes. Deterrence for all the reasons that I have told you. If India was Switzerland, no problem. बट आज तो स्वीडन और फिनलैंड भी सुरक्षित नहीं है, उन्होंने भी नेटो ज्वाइन कर लिया। सो यू सी द रियलिटी इज व्हाट आई टोल्ड यू। आई थिंक दैट्स वेरी वाइज। वसुदेव कुटुंबकम एंड विवेकानंद व्हाट ही सेड। सो बोथ लुक एट व्हाट गुरु तेग बहादुर सेज। ही सेज बल होए बंधन छूटे,
सब कुछ लगे उपाय, which translated means when strength accrues, shackles snap, every move seems a stratagem. So if you are powerful, when you do, let the world speculate instead of us speculating. भाई हमने ये क्यों किया, हमने यूं क्यों किया. So power, what kind of power? Benign power, responsible power, but power so that nobody dares. And today we are in a position to do that. This is India's moment. Yeah. We should be very careful कि जो हमारे आगे 2-3 दशकों में जो हम करते हैं, जो हमारी जो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस हैं विश्व गुरु वगैरह के, दे मस्ट बी सिक्योर्ड. सो मेरा ये मानना है दैट वी मस्ट इन्वेस्ट सेंसिबली इन नेशनल सिक्योरिटी. एंड आई कोई देयर ऑप्शन डजंट मीन स्पेंड फूलिशली. डोंट गो द वे ऑफ सोवियत यूनियन. What I said, no, add military muscle without spiraling costs by doing all these things. Right. Being wise about our national security. And now see Chanakya, Vivekanand, Guru Tegh Bahadur, they show you the way. So Okay. these are the metrics to do all this. Yeah. But so while we talk about the deterrence and the counters, China भारत को किस नज़रिए से देख रहा है इस वक्त? Because in the past, as we have seen, कि for a longer period of time, China always thought it's superior power. इस वक्त उनका क्या नज़रिया? Because वो center of the world खुद को समझते हैं. तो चाइना का मानना ये है, मैंने सुना कि देखो दे से heavens above, we are the middle kingdom. Yeah. Heavens above, the barbarians below. अब पता नहीं इसमें कितना सत्य, बट मैं कहता हूँ उनको मानने दो. We should be very clear Right. that भाई देखिए हमको आपसे कोई गिला नहीं है. लुक एट द प्राइम मिनिस्टर, 18 times he met Xi. So all attempts were to restore peace. I told you राजीव गांधी विजिट के बाद देखिए क्या हुआ. See, deception is built into their statecraft. एक बड़े फेमस वो हैं क्लॉजविट्स, वेस्टर्न वॉर थियोलॉजियन. वो कहते हैं ट्रिकरी, डिसेप्शन, these are weapons of the weak. कमजोर बुज़दिल ये करते हैं. Sun Tzu, Chinese thinker, he says they are weapons of choice. See the thinking. 1950s में Mao and Chow En-lai went to Roosevelt and to the Secretary of State and said, told the Americans, देखिए साहब हमको टेक्नोलॉजी दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, हम एक दिन आपकी तरह बनेंगे. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी विल बिकम डेमोक्रेटाइज्ड. हम कम्युनिज्म में विश्वास नहीं करते हैं. And they created this deception which is called a 100-year marathon. Right. 100 सालों में we will deceive, then copy. So see, then it became hide and bite. Hide and bite was another charade. Hide and bite said, don't show your strength. And West thought this was a great opportunity. China will become like us. These two democracies will live in peace. And one fine day, hide and bite खत्म हुआ और loud and proud शुरू हो गया. Right. Wolf warrior, ये वो. So बहुत लोगों का मानना है, मेरा भी ये मानना है, China respects strength. So if you want peace, be strong. If you want war, be weak. So China के साथ ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुमको हर बात पे झगड़ा. You must engage with them, but be clear, and not only militarily. Look at our supply chain dependency. Wean it off. आत्मनिर्भरता इसलिए जरूरी है. जैसे जयशंकर साहब ने कहा, टेक्नोलॉजी टुडे इज सेंट्रल टू फॉरेन पॉलिसी. Yeah. एंड मैन्युफैक्चरिंग, R&D कैनॉट हैपन विदाउट मैन्युफैक्चरिंग. सो नेशनल सिक्योरिटी जो है इन सब चीज़ों का समावेश है. इट इज़ नॉट मिलिट्री अलोन. ये सब चीज़ों को वी हैव टू ग्रो देम इन स्मार्ट वेज. Yeah. Okay. व्हाट चाइना हैज एक्चुअली डन. एंड ये हमको मानना पड़ेगा. इफ वी हैव टू बी ऑनेस्ट, एज आई सेड, दो चीज़ चीन में है. देखिए चीन, look at their economic zoom and military gallop. जो उनका सैन्य तंत्र का नवीनीकरण है, the military modernization has been the most massive in the history of mankind. President Xi spends 4 days in their artillery school, 2 days in their infantry school. जैसे बच्चे को पालते हैं ना, he has nursed the PLA like that. So there is a lot of effort. देखिए, mistake that we make is to dismiss China in stock phrases. Autocracy. I mean, there is the arsenal of democracy, there is the arsenal of autocracy. Arsenal of autocracy is doing better. Dusra, look at the fact they may be autocratic, but they are meritocratic. Right. I'll give you 2 examples. How are they meritocratic?
मेरिटोक्रेटिक का हिंदी क्या है? बहुत डिफिकल्ट है सर मेरिटोक्रेटिक तो का। छोड़ ही देते हैं, बट मेरिटोक्रेटिक, तो मेरिटोक्रेटिक जी जो है प्रेसिडेंट जी, 10 बार he applied for the membership of the Chinese Communist Party, which is a ticket for prosperity in China, and he was rejected. He became a member in his 11th attempt. किशोर मेहवानी की मैं बात कर रहा था, वो जिक्र करते हैं कि इन यूएसए ही वाज, वो वार्तालाप कर रहे थे एक चाइनीज रिसर्चर के साथ, लेडी रिसर्चर। द लेडी रिसर्चर टोल्ड हिम कि सर आज तो मैं बड़ी खुश हूँ, बट 5-6 साल पहले मैं बड़ी उदासीन थी, आई वॉज इन डिप्रेशन। So he says, why you are such a smart girl, how could you have been in depression? She said, sir, जिस साल मैं हाई स्कूल से निकली, the year I graduated from high school, I came second all China. So he said, second all China, you should be proud. She says, sir, membership to the Communist Party is given to, उसी को दी जाती है जिसका प्रथम स्थान। Damn. Look at the meritocracy. So certainly autocracy, we should not be autocratic. But we should try and be as meritocratic. So there is a reason why China has grown. So we must be realistic कि भाई उसकी जो शक्तियाँ थी वो क्या थी, उसकी कमजोरियाँ क्या हैं, and do it in our own way. I'll digress here and मैं आपको थोड़ा सोशो पॉलिटिकल इशू की तरफ लेके जाता हूँ, बिकॉज आपने कहा कि मेरिटोक्रेसी पे हमें ध्यान देना चाहिए, बट अ नेशन लाइक इंडिया जहाँ पे रिजर्वेशंस आर सच अ बिग थिंग, तो मेरिटोक्रेसी तो आ ही नहीं सकती ना यहाँ पे जब तक रिजर्वेशंस है। See, but the fact is कि भाई social inclusion is also required. But देखिए, I'll tell you, Sai, I've seen this in the UPSC. It is one place where you bridge all kinds of divides, income divides, gender divides. I can give you examples. Somebody from Punch has done better than somebody from the smartest college of Delhi. Income disparities. ये सब खत्म, so what you are saying could be an ideal state, but जो absolutely वो जो sections of society, like we look at Ambedkar, people from his society, but at least within government promotions में reservations नहीं है, still it is not there. But Mickey, ये मेरा मानना, I don't think that is the issue. The issue is that whether in the higher stratas or the lower stratas, you pick the best. Okay. Talent can also happen through civil military fusion. Talent can happen when you induct people into MOD. Yeah. So see, reservations is one issue. Are silos not a way of keeping talent? Turf, only military, only civil, only private, only silos are equally dangerous. Yeah. So there are multiple ways in which we can make sure that we get the best and the brightest. Okay. So I'll take you to the past again, क्योंकि I believe कि जो मॉडर्न जियोपॉलिटिकल स्टेट है हमारे नेशन का या हमारे सराउंडिंग्स का, उसके लिए हमें पास्ट को भी समझना ज़रूरी है। नाउ द इशू विद चाइना अगेन, शायद ये सॉल्व हो सकता था 1983 में, व्हेन मिस्टर श्याम सरन ही ब्रॉट दैट LAC प्लस वाला एक जो चीज़ थी। सो मोटा मोटा उसमें ये था कि अक्साई चिन यू गिव इट टू चाइना एंड वी गेट अरुणाचल प्रदेश, कोई उसमें इशू नहीं होगा फिर उनके साइड से ना हमारे साइड से। बट यू पॉइंटेड आउट मेनी टाइम्स कि चाइना का डिसेप्शन गेम इज टू स्ट्रॉन्ग। वॉज दैट ऑल्सो अ डिसेप्शन या वहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग था? देखिए, मेरा ये मानना है, मिस्टर श्याम सरन इज अ वेरी रिस्पेक्टेड डिप्लोमेट, कि भाई ये बड़े प्रपोजल्स हैं। पहले ये स्वॉप प्रपोजल था, देन व्हाई हैज अरुणाचल नाउ बीन रिस्टिट्यूटेड बैक? So there have been many such proposals in the past. बड़ा speculation है, लोग कहते हैं साहब Chow En Lai gave a offer to Prime Minister Nehru. The issue is what? We should not misread China. I mean, Prime Minister Nehru was a great man, but he misread China. Look at Galwan. That is also one fine day they violated these agreements. All agreements. और बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। कुछ लोगों का साहब ये भी मानना है, मैंने ये भी सुना है कि भाई for 2000 years we have lived in peace. 62 was an aberration. If 62 was an aberration, what was Galwan? So my own belief is that borders is a reason, it can be negotiated, but it is not the cause of lack of peace. It is a tool, जरिया है हमको असंतुलित रखने का। Right. So मेरा ये कहना है कि साहब मजबूत हो जाइए,
फिर आप बॉर्डर पे बात करते रहिए। बट ये कहना कि देखिए क्योंकि बॉर्डर का मसला हो सकता है तो जरूरी नहीं है डिफेंस पे खर्च करना या डिफेंस पे इन्वेस्टमेंट, दैट वुड नॉट बी वाइज। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑफ द कॉज, व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट। मेरा ये मानना है दैट द व्हाई हैज ही देन सेटल्ड विद 14 आउट ऑफ 15 कंट्रीज। कहीं पे तो मापदंड भी वही है, मैकमोहन लाइन वही मापदंड है बर्मा में। सो ही क्रिएट्स दीज इश्यूज जस्ट टू कीप यू बैलेंस्ड, स्ट्रेटेजिकली इम्बैलेंस्ड। ओके, एंड सी उसके भी वरीज हैं, आई थिंक दी इट्स कॉम्प्लेक्स। जब वो ऐसे आक्रामक स्वर दिखाता है तो हम Quad, ये वो, see all the instruments are also, see Quad is a very good instrument to deepen our technological cooperation with America. Yeah. We can co-design AI instruments, co-design robotics with America. ये जो इंडो यूएस रिलेशनशिप जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की विजिट थी, इसमें से दो चीजें, वन इज आईसेट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अगर इंडिया और चाइना, इंडिया और यूएसए मिल के ये टेक्नोलॉजीज में प्रमुखता प्राप्त कर लें, हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। जो दूसरा उनका एक वो तंत्र जो था इंडस एक्स, राइट, विच इज टू ग्रो इनोवेशन बिटवीन द टू। अमेरिकन इनोवेशन एंड इंडियन इनोवेशन, इफ इट कम्स टुगेदर, चाइना तो विल बी अ पुअर सेकंड। तो इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। अब बॉर्डर भी ठीक है, व्हाट दैट विल इंश्योर दैट योर बॉर्डर्स आर पीसफुल and then you can keep negotiating. मेरा ये मानना है। History is of course important, but history in the context of the futures. राइट, करेक्ट। सर आपने कॉड की बात की, इज कॉड अ रियल थ्रेट टू चाइना? मतलब वहाँ पे अलार्म बेल्स रिंग हो रहे हैं इसको लेके? बिकॉज जो भी चाइना के साथ में इंडिया के इश्यूज है, इंडिया इज पिवटिंग टुवर्ड्स यूएस नाउ, वो उनको एक दिख रहा है कि ये डेंजर है? See, India is not a threat to China. So Quad is an instrument which is not a direct threat to China, but is an instrument where India and US can come together in many ways. One is technological cooperation. So it is certainly not a threat to China. It has great potential of various kinds. So that should be the signaling to China. Yeah. And again, I'll flip this question. जो चाइना एंड रशिया का नेक्सस अब बन रहा है, द क्लोज फ्रेंडशिप दे आर बॉन्डिंग ओवर, तो वो इंडिया के लिए किस तरह का खतरा है? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। जब रशिया है ना, आई थिंक द फ्रेज दैट आई वुड लाइक टू यूज, दैट आवर रिलेशनशिप विद रशिया हैज बीन स्टेडी। उसमें ठहराव है, गहराव है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए that Russia has stood by us many times. 1971 year. True. So you don't forget good friends. But the relationship with USA could be spectacular. It could भव्य, grand in technology sense and all. और हमने ये भी क्षमता दिखाई है, निपुणता दिखाई है G20 में, यूक्रेन में, कि जब चीन और रशिया के नज़रिए अलग अलग थे, हम इंडिया was the source of consensus. Right. हम स्रोत बने उनके बीच में तालमेल और वैश्विक तालमेल. So the relationships are not either or. Yeah. We can be friendly with the Russians, as also grow our interest with China. बट कुछ चीज़ें पे गौर करना पड़ेगा. जैसे हमारी जो डिपेंडेंस है रशियन इन्वेंट्री पे, उसका विविधीकरण, जिसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, इज इम्पॉर्टेंट इन आवर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, सो दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री, एंड इन द लॉन्ग रन वी शुड बी आत्मनिर्भर. राइट. So that is the way I look at it. I don't think that they are contrarian. Or Russia, or so far, there is no evidence that, I mean, Russia-China is one friendship. Just as India can be friends with Russia and USA, Russia has the right to be friends with China. हमें कोई, direct खतरा तो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है. बट व्हाट इज हैपनिंग विद रशिया? मतलब इस वक्त जो उनके यूक्रेन के साथ में जो वॉर है, यू सेड यूक्रेन इज लूजिंग नाउ. My assessment. Yeah. And or it's at least not winning. Yeah. The counteroffensive is not going. Correct. Okay. So what is going to happen with Russia? मतलब आज से, जैसे एक टाइम था जब रशिया एंड यूएस वर आई टू ईच अदर, बट अब क्या होने वाला है रशिया के साथ में? व्हाट इज रशियाज फ्यूचर? देखिए, रशिया ने दोबारा दिखा दिया दैट इट मैटर्स इन यूरोप, एंड ये इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह डोंट वर्क टू द एक्सटेंट.
Yeah. See, these are the contradictions of international relations. जब रशिया और यूक्रेन का इतना भयानक युद्ध हो रहा था, रशियन गैस पाइपलाइंस के जरिए यूरोप जा रही थी और रशिया वाज पेइंग यूक्रेन ट्रांजिट टैक्स. सो वाज इट वॉर और वाज इट अ वीडियो गेम? तो ये जो है, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल. बट जो बुनियादी बात ये है, व्हाट यू नो, आई एम सेइंग दैट चैलेंज टू अमेरिकन हेजेमनी. तो देखिए, आप विडंबना देखिए, द रिचेस्ट कोहॉर्ट इन द वर्ल्ड, द यूरोपियन यूनियन, richest, it can't protect itself. It needs America to protect itself. Is this wisdom of any kind? Why can't you ensure your own protection? True. So, and if you don't, the other countries which prioritize hard power, they will win. Russia is a good example. So, if you ask me, Russia on the back of its military power is still in the big power league. People say it's a weak big power, but it is a big power. It seems to be winning here. और ये भी है, देखिए, रशिया को सताया भी गया. आई फील आफ्टर सोवियत यूनियन डिक्लाइंड, ये जो नेटो की लाइन थी, हम नजदीक ही लेते बढ़ती जा रही थी. पुतिन वार्नड मेनी टाइम्स कि यार ये मत करो, एंड यूक्रेन इज द लास्ट स्ट्रॉ, एंड इट प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रॉ. अच्छा, अगर आपने ऐसे करना है, देन इन्वेस्ट इन मिलिट्री कैपेसिटीज. तो पहले तो आपने ये सब किया, एंड देन यू आर नाउ डिबेटिंग कि भाई 4 फाइटर दें, 2 एटैकम ना दें. देयर हैज टू बी क्लैरिटी. अगर झगड़ा करना है तो ठीक से करो. सो आई सी लॉट ऑफ, जैसे कहते हैं, मडल इन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. राइट. क्लैरिटी होनी चाहिए, एक बड़ी अच्छी चीज. क्लैरिटी. नेपोलियन थे ना, नेपोलियन. सो नेपोलियन यूज्ड टू राइट लव लेटर्स टू हिज वाइफ. सो इन वन ऑफ दोज लव लेटर्स ही रोट, he said, beloved, if I had more time, my letters to you would have been shorter. Matlab, if I had more time, there would have been greater clarity. So even in romance, you need clarity. Right. So if in romance clarity is important, war, strategic thinking में clarity is even more important. So I think they are lacking in clarity. But Also see one more thing. Let's see. Look at this contest. हम शुरू में बात कर रहे थे ना. So there is the global west. There is the global east. So global west is USA and 50 odd countries Allies. of the west. Yeah. They are being challenged by the global east, which is China and 25 countries. Now look at these countries: Russia, China, Iran. Who's winning in Europe? Russia. Middle East में, which is one power which is growing? Iran with its proxies. China seems to have the upper hand in Taiwan. Yeah. So the global east is challenging the global west. And जो global south है 120 countries का, many of them are pivoting. You'll be surprised, not to US. India. No, the global east led by China. Okay. जो रशिया के बाद जो sanctions का वोट था, it was 175. Means 170 countries in Latin America, Middle East, Africa, Indo-Pacific, they did not vote against Russia. They either hedged or they did not vote. Yeah. So आप भाव देखिए, it is not that it is all towards the West. The West की strategy in technology in other terms is, they say, भाई small yard, high fence. छोटे से यार्ड में हम मेजर टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे और हाई फेंस होगा. वो हमारे पास रहेगा, हम निर्धारित करेंगे किसको दें या किसको ना दें. चाइना कहता है स्मॉल यार्ड, बिग वर्ल्ड. True. We will take these technologies, BRI technologies, give them to the world and become a leader of the global south. Yeah. So see, in many ways, this contest is tilting in the favor of Russia, China. देखिए, जब ये ताइवान का मसला शुरू हुआ, North Korea was threatening South Korea. South Korea when said, was asked कि भाई आप ताइवान में हमारी मदद करेंगे, उन्होंने कहा हमें तो नॉर्थ कोरिया से जुड़ना है. So this axis may be small, maybe not so potent today, but it is a challenge. Yeah. तो ये एक और चुनौती है. Global South, Global East, Global West. So all kinds of. That is why that first phrase I use, world is on a Powder cake. edge. So, but जितना अभी हम recent times में देख रहे हैं, isn't India trying to become the voice of global south?
Of course. And G20 proved that we are a pretty significant player in that. जो हमारा राइट आकार है विदेश नीति में वो काफ़ी महत्वपूर्ण है. बट देखिए इंडिया को अभी करना हमारे सामने चुनौतियां क्या है. जैसे अमृतकाल की बात होती है. व्हाट इज अमृतकाल? अमृतकाल इज टेलिंग अस कि भाई जो आपने करना है उसको तेजी से करिए, उसमें गति लाइए. देयर इज इकोनॉमिक रैशनल. डू इट इन द नेक्स्ट 25 years. व्हेन जो डेमोग्राफिक्स हैं, जो जो युवाओं की मात्रा है वो आपके पक्ष में है, यूथफुल डेमोग्राफिक्स, सो दैट यू ग्रो रिच बिफोर यू ग्रो ओल्ड. या दैट इज इम्पोर्टेंट. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अमृतकाल. और अमृतकाल में क्या होना चाहिए? इनोवेशन, अनुसंधान, रिसर्च, डू ऑल दैट. एंड व्हाट इज एट द एंड ऑफ इट वी आर सेइंग? वी आर सेइंग ये जो विश्व गुरु की बात हो रही है, वी आर सेइंग देखिए टेक्नोलॉजिकल प्राइमेसी या इकोनॉमिक प्राइमेसी, टेक्नोलॉजिकल लीड एंड नेट एक्सपोर्टर ऑफ आइडियाज एंड गुड प्रैक्टिसेस. तो तकनीकी और आर्थिक प्राथमिकता और जो आपकी परंपराएं हैं, आइडियाज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, विचारण सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए. राइट. दैट विल मेक अस अ स्ट्रॉन्ग कंट्री. एंड इफ आई मे जस्ट ऐड टू दैट कि जब आप ये सब कर रहे हैं, मेक श्योर कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भी आप निवेश करें, ताकि वो जो ये पूरा एंडेवर है आपका, इसमें मजबूती आए. सो दैट शुड बी द एस्पिरेशनल पाथ ऑफ इंडिया. या बट सर, जो आपने एक बात कही ऑफ द ग्लोबल, जो ये वेस्ट वर्सेस ईस्ट वाली बात हो रही है, वेयर डज इंडिया स्टैंड इन दैट? So India is what, strategically autonomous. So we are also, in our own way, we are also, I mean, say India, what shall I say? It's the master consensus builder. G20 was that. Yeah. And very creditable. Could you imagine these conflicting stands around Ukraine? So, and why is it happening? Suddenly, I also feel it is India's moment. Indians are being respected today because we are doing well. Why are we doing well? See, I'm to give you some marvelous piece of statistics. See, Raja Mohan wrote an article. Biden administration में 140 Indians are in key positions today. Right. कमला हैरिस, ऋषि सुनाक, वो जो अभी अगले इलेक्शंस की बात हो रही है, रामास्वामी, निकी हेली, ये सारे इंडियंस हैं. एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड में कहते हैं 65% लीडिंग पोजीशंस आर इंडियंस, 15% इन कैबिनेट रैंक. वी आर गुड. ओके. और जो मैंने वो बात कही ना, वो 25-50% वाली, अगर हमने इकोसिस्टम को और जैसे कहते हैं एनेबलिंग बनाया, इफ इट इज एनेबलिंग ऑफ टैलेंट, enabling of research, innovation. I mean, India is naturally headed for good things. See, when we want to do something, आप देखिए DPI, it's a marvel. Digital public infrastructure. America is marveling us. Today I'm told in America, those vaccine cards are not available digitally. Here, Paytm, ये वो interoperability between Paytm. Right. Somebody was telling me कि भाई पेमेंट करना है आपने, if you are not literate, you can't write, your voice is executed into a financial transaction command. Marvelous. Terror. There was a time भाई हम कहते थे we are a raucous democracy. तो हर रोज एक बॉम्ब फटता था. यहाँ भी फटता होगा, अब तो फटना बंद हो गया. So when we want to do something, we do it well. Terror, ये देखो G20. So I think, and today there is a new confidence in Indians. छोटे शहरों के जो लोग हैं, smaller towns, उनमें एक नया confidence. Bombay has a confidence of its own. Bangalore has a confidence of its own. Lucknow has a confidence of its own. I mean, say UP is planning 13 international airports. I am from UP. I never thought there was not even one. 13. मैं सुना अयोध्या में बन रहा है. For people like you, these should be very exciting times. Okay. Even your broadcasts are growing. Yeah, sir. Everything, I feel everything in India is growing. मतलब जब मैं इनफैक्ट एक ऐसा टाइम था जब यहाँ से लोग यूएस जाते थे जॉब्स के लिए. नाउ आई फील कि यूएस से लोग यहाँ आ रहे इन सर्च ऑफ जॉब्स, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन में एटलीस्ट दिस इज हैपनिंग. जो वर्ल्ड के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर हु हैव द लार्जेस्ट नंबर्स,
वो हिंदी में अब कंटेंट बना रहे हैं बिकॉज दे नो कि एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यहाँ से, तो यू हैव टू केटर टू इंडिया और एल्स आपका मतलब आपकी दुकान नहीं चलेगी. बिल्कुल, but see, as a military man, I will always keep cautioning that if there is one thing that can upset Amrit Kaal, it is a national security reversal. What do you mean by this? By that means, see, if you manage some of the vulnerabilities that I pointed out, they must be addressed. And we must realize that we are in a war era. It may not be apparent, but we are in a war era, and address these things on a war footing. They cannot be, delayed 1 साल 2 साल, because your competitor is China. Yeah. Speed and scale. देखिए AI की बात कर रहे थे. AI will not happen unless data sets and computing power explodes. So while जो नींव है अच्छी लगी है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा में ले लें, CDS की स्थापना, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, ये जो न्यू नॉर्मल्स इन आवर स्ट्रेटेजिक आउटलुक, जो हमारा जिस तरह से हम देखते हैं सामरिक चुनौतियों को, बालाकोट, कैलाश, they are signs of a new India. Yeah. But does it mean that we have completed our work? I pointed out all the things that should have been done. So we need to do far more at speed and scale. गति शक्ति. आपको लगता है ये काम हो रहे हैं या होंगे? बिल्कुल हो रहे हैं, बट तेजी से. ओके, और तेजी. एक जो गिला है कि भाई तेजी उस तेजी से नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए. Yeah. Okay. So we can do far better. In some areas, see, we have no doubt potential में तो सवाल ही नहीं है. मैंने आपको बातें बताई जहां हम करना चाहते हैं. DPI, how many now? 10 billion payments a month, something like that. Marvelous. Basis of AI is what? Data. 141 crores. We are exploding with data. We just don't need to link it with computing power. But that's not easy. Yeah. These are all challenges. Quantum वगैरह में we need to do a lot more because it is absolutely going to be game changing. Okay. So, I mean, all three. I told you the potential. I told you where we've done well, and I've told you there's a long road to travel. So, in some areas, we may be punching below our strategic weight. Yeah. Okay. But when I talk about the leadership, मतलब इंडिया और चाइना की जो leadership है, on the one hand you have Mr. Narendra Modi and on the other hand you have Xi Jinping. किस तरह से आप दोनों को देखते हो and what are their personal जो उनकी philosophies है, personal उनकी strategies है, how do we at the leadership level हम किस तरह से compare कर सकते हैं? So, देखो, I'm in my present position. I would not like to comment on politics, but see, some generic points are there. We've been very fair to Xi. I've told you that he's come up in a very meritocratic fashion, and he has his problems. He is going loud and proud. Many people criticize him, but भाई चीन की नज़र से जो भी है वो है. See, Prime Minister Modi, he has come a long way. See, I'll give you one personal thing. When I was a brigadier, we were doing NDC. उस समय we went to about 9-10 states. In many of the states, we couldn't meet the chief minister. There was one state where the chief minister spent 4 hours with us. Wow. And that is when 2012. And who was that chief minister? I can guess, yeah. Prime Minister Modi. So this is absolutely non-partisan. But look at the tapasya for national security. So, and see, what is important to us is really in a political sense is we have got political stability. I have seen the years of instability to suggest to you that political stability is a big virtue. Okay. So there is so much you can do in this era. Another good thing that has happened, we have started finally thinking big. So we are saying green hydrogen may will be number one. एक और वो कौन है जिसकी बहुत बात होती है आजकल, that anyway, say green hydrogen, look at Atmanirbharta in defense. It is ambitious. Startups. This big thinking was really not there. I mean, a lot of good things have happened in the past, but this is something very significant. So this must be attributed to the persona of the Prime Minister. Yeah. Thinking big. And I've explained to you, they're just not words like that. What is the meaning of Amrit Kaal? What is the meaning of Vishwa Guru? So it's not that you want to jackboot around the world, but good things, economic primacy, technological lead. Look at this. We have become a center of ideation. Yeah. आप देखिए ये जो
Raisina dialogue, it shapes foreign policy conversations. Yeah. उसके बाद अभी IPAC हुआ. For the first time, General Manoj Pandey, he hosted, as the army chief, hosted chiefs from the Indo-Pacific. I think about 35 chiefs from all over the world. National security. उसके बाद चाणक्य dialogue हुआ. The Honorable Vice President came. So shaping of national security conversations, engaging, shaping. These are good signs. Right. These are exciting prospects. Okay. I feel excited. I hope you feel excited. I am very excited for this. And if your viewers are excited, nothing like that. Yeah. But sir, one thing which I'm really curious to know, जब हम BRI की बात करते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, वो हमें पता चलता है कि एक तरह से एक डेप्थ ट्रैप वाला जो चीज़ है उससे केटर करता है, वेराज भारत का प्लान था आईमेक वाला, इंडिया मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, बट जो इजराइल पैलेस्टीन का इशू चालू है उसके वजह से शायद आईमेक में कुछ बाधाएं आ सकती है. हाउ डू यू सी बोथ ऑफ दीज थिंग्स? ये बाधाएं दोनों तरफ आएंगी. Look at BRI. What is BRI? There are problems in the BRI, but it is a geo-economic, geo-strategic project. सिविल मिलिट्री फ्यूजन देखिए वहाँ कहाँ थे. उनके जो बंदरगाह हैं, जो पोर्ट्स बना रहे हैं, वो कमर्शियल शिपिंग के लिए भी होंगे, वाणिज्य के जो जहाज हैं और सबमरीन्स और ये सब भी होगा, मिश्रण. So the BRI is geo-economic. It is also an instrument of statecraft, geo-strategic. उनकी ये धारणा है. कई जगह डेट्स की प्रॉब्लम हुई, कई जगह नहीं हो रही है. सो इट इज़ अ मिक्स बैग. जो पहला BRI कॉन्फ्रेंस था उसमें बड़े लोग आए थे. इस बार जो हुआ था कम लोग आए थे. अप्स एंड डाउन होंगे. आईमेक में बाधा ठीक है, और भी प्रोजेक्ट्स खोलो. इट इज़ नॉट अ वन ट्रिक पोनी. मल्टीपल लेवरेजेस. सो वी आर सेइंग कि भाई अगर आप BRI कर रहे हैं हम भी करेंगे. आप करिए, सबके लिए जगह है. बट वी हैव टू डू इट मोर एफिशिएंटली. वी हैव टू डू इट फास्टर. ग्लोबल साउथ इज अ बिग अपॉर्चुनिटी. See, the continent of the future is Africa. Right. Most favorable demographics. But if development doesn't reach Africa, they will be could be a source of instability and a national security concern. So, वो logic भी है. BRI also such initiatives generate revenue. but ये जो प्रोजेक्ट था IMEC का, देखिए पहले कितनी हिचकिचाहट थी. Now we are doing it. अब प्रॉब्लम होगी. They will find ways around it. लेट मी ऑल्सो टेल यू, उसकी जो इकोनॉमिक रैशनल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये सब थोड़ा सा ही समय होगा इस कॉन्फ्लिक्ट में, वो मसले ठीक हो जाएंगे. अगर नहीं हुए, अदर थिंग्स शुड ओपन. सो वी शुड, माय ओन व्यू इज दैट यस, BRI अपनी जगह है, बट वी कैन डू सिमिलर थिंग्स. DPI is a form of spreading influence. If DPI, its open source code, is adopted by more and more countries, it is good for us. Countries are adopting it. They are seeing the value of DPI. Yeah. Okay. सर हमने रशिया के साथ में एक बहुत क्लोज रिलेशन एंजॉय किया है. इन द सेम मैनर वी हैव बीन एंजॉइंग आवर रिलेशनशिप विद इजराइल एज वेल. बट इजराइल पैलेस्टीन का जो इशू है, नाउ दिस एब्सोल्युटली डिजर्व्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट पॉडकास्ट. बट वहाँ से जो उस कॉन्फ्लिक्ट का एक जो भी रुझान आएगा, वो इंडिया के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है या नुकसानदायी हो सकता है? इजराइल हमास की बात करें, देखिए इजराइल हमास की द फर्स्ट जो सीख, द फर्स्ट लेसन, जो पहले जो सीख हमें लेनी चाहिए वो ये है कि देखो, इफ़ यू हैव अ मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी विच इजराइल हैज़, या मजबूत, अगर आपकी विदेश नीति मजबूत है, then kindly make sure that your instrument of force is in the highest state of readiness. Because when your foreign policy is muscular, people are watching. अब जो हमारी instrument of force है, see, it has to become joint, it has to become technologically enabled, it must be calibrated, it must be ready. In the first phase, the Russian army proved to be very unready, so these are not easy things. ये मैंने आपके सामने एक शब्द बोला है, one word descriptors. बट जॉइंट बनने के लिए 30 साल लगते हैं. टेक्नोलॉजिकल एनेबलमेंट 30 साल. So these are massive projects. So the conclusion can be very simple, that muscular foreign policy and instrument of force in high state, but it takes time to create. Look at deception. Don't let anybody deceive you. China is a threat, but मैं तो पहले कह रहा हूँ, जो पश्चिमी हमारी सीमाएं हैं, वो ये सब JEM, LET, remnants of Al-Qaeda, terror threat could be recoalescing. You have to be constantly watchful. Israel Hamas की ये है. दूसरा,
टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने 1 घंटे मैंने गुण गाए टेक्नोलॉजी के, बट इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट बेसिक स्क्वाड्रन कंपनी टैक्टिक्स. राइट. द फेंस वाज नॉट कवर्ड बाय फायर, इट वाज नॉट कवर्ड बाय ऑब्जर्वेशन. उसके लिए तो सोल्जर्स की जरूरत है. हम कह रहे साहब टेक्नोलॉजी अभी ह्यूमंस आर नॉट इम्पोर्टेंट. रियली यूक्रेन में 3 लाख सोल्जर्स हैव डाइड. सो द मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम. तो जो स्ट्रेटेजिक फिलॉसफीज हैं उसमें एक धारणा है. इट सेज द नेचर ऑफ वॉर इज कांस्टेंट, द कैरेक्टर कीप्स चेंजिंग. Right. So the nature of war is the blood and gore, assaults, infantry assaults, artillery fire. That is constant. वो नहीं बदली होगा. World War I हो गया भाई. But the character is technologies, innovation. So you have to be adept at both. Yeah. Problem हम गलती कहाँ करते हैं? We have technologists and we have traditionalists. So they keep arguing. Yeah. I think it's a false argument. सबका मिश्रण. Fusion. हमारे जो our texts tell us a wonderful story. सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का समावेश. So use your universities, academias, nurse them well. सरस्वती, if they are potent, उसमें अगर ऊर्जा है, जान है, they will create wealth. Use them to create wealth. लक्ष्मी, और लक्ष्मी के तो बड़े फायदे हैं, बट ऑल्सो मेक श्योर कि लक्ष्मी से आप कुछ, लक्ष्मी का जो क्या कहते हैं उसमें, उसकी जो बांट है उसमें से कुछ निकालें टू नर्स योर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर. दुर्गा. So it is. That's a great way to put it. That's and you see what the Americans are doing. Americans take talent from all over the world. Yeah. All over. तो कभी they don't pay the price for non-youthful demographics. Teach that talent very well. Put them in the best universities. Those universities create wealth. ये Sam Altman ये वगैरह. That wealth powers such technologies which the world can't refuse. Right. AI, शेआई ये वो. और ये सब को प्रोटेक्ट करने के लिए जब इस जो वेल्थ से जो निकलता है, $950 billion, 11 aircraft carriers, it also helps you to do a deal. So 1950s में I think President Roosevelt and King Fahd of Saudi Arabia कहते हैं देखो, I will protect you, you give me your oil, petrodollar. Yeah. So see, it is a smart way of doing all this. So वो उन्होंने उस तरह से किया. मैं कह रहा हूँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा. And I'm not saying it of my own. I have read or heard about this somewhere. So this is the wisdom. True. Break silos, break turfs, get everybody together. See, a nation's military will never be powerful unless your universities are strong. Yeah. Yeah. So these are absolute false things कि हमारे यहाँ देखिए जो ऑक्सीमोरॉन्स हैं, क्या कहते हैं उसको, थिंकिंग जनरल. Nonsense. If you can't think, how can you be a general? So we need everything, brain and brawn. I am from the National Defense Academy, the finest institution which encourages both brain and brawn. The question is not asked. You have to be good at hockey, you have to be good at physics. True. So that should be what we should do. Okay. So one last question for this particular podcast. But ये 2-part question है. तो firstly, इंडिया चाइना रिलेशंस ये फ्यूचर में आपको किस तरह से डेवलप होते हुए दिख रहा है. एंड द सेकंड पार्ट इज कि आपने स्टार्टिंग में बात की थी वर्ल्ड इज ऑन द एज, वो पाउडर केक की आपने बात की थी. आर वी एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड वॉर 3 एरा? See, it's very difficult to say, but I did point to you जो संघर्ष और युद्ध का की जो श्रृंखला है ये अनंतहीन है. What is it? Unending. Just see, look at the facts before you. So all those conflicts, they are happening. If you put them together, you can call them World War III. Yeah. If you don't, I mean, still we may not have reached World War III, but see, Taiwan could be potentially worse. देखिए हुआ क्या, Japan went to war with USA over oil. Can USA and China go to war over chips? Yeah. Today chips are driving the world. अब मैं ऐसे आपसे बात करूँ, आप बोलोगे यार theoretical है. Could be, but today the most advanced chips will determine who will be number 1 and 2. Yeah. अब जब अमेरिका
चोक कर रहा है चाइना को उन चिप्स को लेके, मे बी चाइना सेंसेस अपॉर्चुनिटी कि भाई अमेरिका इज वीक, चिप्स भी हमारे आ जाएं, इफ दे आर मिसकैलकुलेशंस दे कुड बी अ लार्जर वॉर. यूक्रेन में सी हाउ इट अपसेट ऑल द सप्लाई चेन्स. ताइवान का क्या होगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से विद एग्जैक्टिट्यूड. मतलब एकदम यू नो यकीनी तौर पे ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट द जनरल ट्रेंड इज सर्टनली pre-war, war could be larger, could be larger. The point we have to take home is what I said. कि भाई, since if national security is becoming important, invest in it. जब economics important थी तो economics में करते. Today it is changing. Okay. To not invest in national security may be wise. Also, as I said, that point is very important. जिस तेजी से जो आपकी आर्थिक उपलब्धियां हैं उनको आप सैन्य या हार्ड पावर की उपलब्धियां में तब्दील करते हैं, उसकी भी वो तेजी बहुत ज़रूरत है. दैट फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड अबाउट इंडिया चाइना, मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, ना शांति की गारंटी है ना युद्ध की गारंटी है. डेटरेंस विल इंश्योर कि शांति बरकरार रहे और युद्ध ना हो. Okay. Why speculate? Invest in deterrence so that you ensure yourself against war. Right. Okay. So this episode has been amazing. I feel कि शायद आपके साथ में I would want to do many more episodes, क्योंकि जो आपका एक डेप्थ ऑफ नॉलेज है, आपने पूरे भारत को बदलते हुए देखा है. यू हैव सीन द पास्ट, यू हैव सीन द प्रेजेंट एंड यू आर ऑल्सो सीइंग द फ्यूचर नाउ. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ में अगर हम बात करें तो हमें वो जो जियोपॉलिटिकल एजुकेशन है वो ना मिले. सो थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस एपिसोड. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सर. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, और आई एम ऑल्सो डिलाइटेड. हाँ, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. थैंक यू सो मच. आई होप योर व्यूअर्स एंजॉय दिस. आई एम श्योर दे डिड सर. And if they do, then we'll do many more. Thank Thank you you so so much. much.